एक लड़की संदेश भेजती है कि वह रिश्ता तोड़ने जा रही है और मुख्य पात्र रोने लगता है। वह आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि क्या यह मजाक था। वह सोचता है कि वह गंभीर नहीं है क्योंकि उसने अपने भविष्य के रिश्ते के लिए योजना बना रखी थी और वह शादी के बारे में भी सोच रहा था। हालांकि वह अवरुद्ध हो जाता है और अपनी कुर्सी पर पीड़ा में पड़ जाता है। एक मित्र उसे खेलने के लिए बुलाने वाला था, लेकिन अंत में वह देखता है कि नायक बेहोश हो गया है। दोस्त मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। उसके दोस्त नाराज हैं क्योंकि वह रिश्ता नहीं निभा सकता। चेन वान एक मशहूर कुत्ता चाटने वाला है। वह बस लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, उन पर पैसा खर्च करता है और कहीं नहीं पहुंचता। वह इस बात से नाराज है कि 3 साल बाद भी चूटोंग के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं बन पाया। दृश्य बदलता है और वे दोनों बात कर रहे होते हैं तथा लोगों का एक समूह उन्हें देख रहा होता है। नायक उससे क्षमा मांगता है और उसे एक आलीशान खिलौना, जो उसका पसंदीदा जानवर है, देता है। उनके आसपास के लोग गपशप करते हैं कि उसकी परवरिश के लिए उसके पास 4 नौकरियां थीं। चू टोंग बताती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपने पूर्व पति के पास वापस जाना चाहती है। मुख्य पात्र अपने पूर्व प्रेमी को जानती है और उसे बदमाश कहती है। वह उसके मुंह पर कहता है कि उसके पूर्व पति ने उसे धोखा दिया और उसे गर्भवती छोड़ दिया। अचानक एक कार आती है और एक आदमी उसे अंदर आने के लिए कहता है। चूटोंग की पूर्व पत्नी को उनकी बातचीत पसंद नहीं आती और वह गाड़ी चलाकर चली जाती है। वह उसे नहीं उतारेगा, जबकि वह कह रही है कि यह रास्ता बेहतर है। सुविधा स्टोर पर नायक तबाह हो जाता है। एक चाटुकार के रूप में वह सोचता है कि उसका कभी कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन एक सिस्टम दिखाई देता है जिसमें चेन युआन नाम से उनकी जानकारी दिखाई देती है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति में 230 चीनी सिक्के और एक शक्ति बिंदु है। हालांकि इसमें एक अन्य जानकारी भी दी गई है जिसमें कहा गया है कि उसके पास कुत्ते चाटने के लिए 90 अरब चीनी सिक्के हैं। वह आश्चर्यचकित है कि यह क्या हो रहा है। एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह लगातार उसकी छाती को घूर रहा है। नायक उसे देखता है और उसके आंकड़ों का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। सिस्टम दिखाता है कि उसका नाम जूलियल है। वह 21 वर्ष की है। उसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन 49 किलोग्राम है और वह दिखने में लगभग 8 इंच की है। नायक के प्रति उसकी अनुकूलता -50 है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि यदि चुनी गई महिला 95 अनुकूलता अंक तक पहुंच जाती है तो वह उसकी चाटुकारिता बन सकती है। नायक उलझन में है और सोच रहा है कि क्या उसे व्यवस्था द्वारा दिए गए 90 बिलियन का उपयोग महिलाओं पर करना चाहिए। सिस्टम उसे सूचित करता है कि 90 बिलियन सिक्के खर्च किए जा सकते हैं और वे उसके कार में जमा कर दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वे केवल महिलाओं पर ही काम करते हैं। और जब वह 95 अनुकूलता अंक तक पहुंच जाता है तो वह कुछ अन्य पुरस्कारों के साथ खर्च किए गए मूल्य का 10वां हिस्सा वापस कमाता है। अब आश्वस्त होकर नायक जू लेल को खाने पर आमंत्रित करता है और कहता है कि वह सबका भुगतान करेगा। सिस्टम उसे बताता है कि सब कुछ सेट है और वह उस पर खर्च कर सकता है। जब वह किसी लड़की के साथ 95 अनुकूलता अंक तक पहुंच जाता है तो उसे पुरस्कार के रूप में 5 अंक भी मिलते हैं, जिनका उपयोग उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लड़की उसकी ओर देखती है और पूछती है कि क्या वह अपनी संपत्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है। जूलेल को इस बात का यकीन नहीं है कि वह उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है और क्या वह इसमें सफल हो पाएगा। वह जूलेल को देखता है और याद करता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसने एक आदमी को सिर्फ 3 शब्दों से 30,000 से अधिक खर्च करवा दिया था। वह उसके उकसावे पर जवाब देते हुए कहता है कि यदि वह उसका परीक्षण नहीं करेगी तो उसे पता नहीं चलेगा। फिर वह मान जाती है और उससे कक्षा में सभी के लिए नाश्ता खरीदने को कहती है। जूलेल उसे नीची निगाह से देखती है और सोचती है कि वह भिखारी की तरह कपड़े पहनता है और फिर भी उसके साथ छेड़खानी करना चाहता है, इसलिए उसे उसे सबक सिखाना होगा। लेकिन नायक बिना किसी चिंता के 50,000 खर्च कर देता है। जो लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वह अमीर है, लेकिन उस तरह का पहनावा नहीं पहनता। नायक उसे शांत रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि यह राशि उसके लिए कुछ भी नहीं है। मूर्ख न बनते हुए वह उसे जोड़ने के लिए कहता है। शूलेल उलझन में है। उसे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वह दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का है, जिसका अर्थ है कि उसे सब कुछ विरासत में मिला है और वह करोड़पति है। वह कहती है कि वह उसे जोड़ सकती है, लेकिन पहले उसे एक विशेष स्थान पर जाना होगा। चलो देखते हैं मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटूंगा, जू लिल सोचता है। एक गुच्ची स्टोर के सामने वह कहती है कि वह भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है, वह सिर्फ उनकी ईमानदारी और कार्यों के बारे में आश्वस्त होना चाहती है। अपने पहनावे को देखते हुए नायक सोचता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन चेन युआन ने जूलिल से कहा कि वह ठीक है और वह जो चाहे खरीद सकती है। दुकान में प्रवेश करते हुए नायक देखता है कि उसकी पूर्व पत्नी भी उसके साथ है। वह और झिंग काई उस बैग के बारे में बात कर रहे हैं जिसे वह पहन रही है। जू टोंग ने देखा कि नायक अकेला नहीं है।
जू लेल नायक से पूछता है कि क्या यह उसकी पूर्व प्रेमिका कह रही है कि उनके लिए वहां रहना अच्छा समय नहीं है। वह कहते हैं कि कोई बुरा समय नहीं होता, वे एकदम सही समय पर पहुंचे। क्या आपके पास अभी भी वह स्प्रिंग कलेक्शन बैग है? जूलियल पूछता है। स्टोर क्लर्क ने जवाब दिया कि उनके पास केवल एक यूनिट ही बची है, लेकिन जू टोंग उसे पहनकर देख रहा है। मुख्य पात्र की पूर्व पत्नी भ्रमित है और कहती है कि वह एक असफल व्यक्ति और झेंग काई के बीच का अंतर दिखाएगी। जू टोंग झेंग काई को बताती है कि उसका जन्मदिन आने वाला है। वह उलझन में पड़ जाता है, उसे याद आता है कि उसका जन्मदिन हाल ही में था, लेकिन वह बताती है कि पिछला जन्मदिन चंद्र कैलेंडर पर आधारित था और पूछती है कि क्या उसे पता है कि लोगों का जन्मदिन सौर कैलेंडर पर भी आधारित होता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे भौतिकवादी लड़कियां पसंद नहीं है? तुम मेरे साथ पैसे के लिए नहीं हो, है ना? झेंग काई जवाब देता है। जू टोंग अवाक है। इस बातचीत के बाद जू लेल जू टोंग का बैग ले लेती है और कहती है कि वह इसे खरीद लेगी क्योंकि ऐसा लगता है कि जू टोंग के पास पैसे नहीं है। नायक के पैसे का उपयोग करके वह जू लेल के साथ 20 अनुकूलता अंक प्राप्त करता है। कार स्वाइप करने पर उसे 20 अंक और मिलते हैं तथा जब वह बैग को सूंघती है तो उसे 20 अंक और मिलते हैं। वह यह सोचकर उत्साहित है कि कैसे पैसा चीजों को बेहतर बनाता है और इस बैग की बदौलत उसे 60 अंक मिले। इस दर से वह जल्द ही उसकी अनुकूलता के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। समस्या यह है कि यदि वह बिना अधिक खर्च किए केवल सस्ते बैग खरीदकर उसके साथ 95 अनुकूलता तक पहुंच जाता है तो उसे अधिक पैसा वापस नहीं मिलेगा। स्टोर के कर्मचारी भ्रमित लग रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लड़के अमीर दिखते हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करना पसंद नहीं करते, जबकि खराब कपड़े पहने नायक जू लिल को सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। जू टोंग को अपमानित होकर फर्श पर छोड़ दिया जाता है, जबकि जू लेल वहीं खड़े होकर कहती है कि बैग एक प्रेमी की तरह होता है, कसकर पकड़ना अच्छा है। वह नायक की ओर देखती है, यह सोचते हुए कि वह उसे खो नहीं सकती और उसकी कुछ प्रशंसा करती है। जू टोंग आंखों में आंसू लिए उससे टकराती है और कहती है कि वह बहुत दूर चला गया है, बहुत दूर। हाँ हाँ जू टोंग, तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना है, नायक कहता है। लेकिन अपने आक्रामक कदम से नायक ने सिस्टम के दूसरे रिश्ते को सक्रिय कर दिया। यह उसकी जानकारी दिखाना शुरू करता है। नाम है जू टोंग। उम्र 21 वर्ष, लंबाई 163 सेंटीमीटर, वजन 49 किलोग्राम। उसकी रेटिंग शू लियल से थोड़ी अधिक है तथा अनुकूलता भी 95 अनुकूलता के समान लक्ष्य के साथ है। क्या आपको राहत मिली है? क्या मैंने अच्छा काम किया है ना? अब हम कहाँ जा रहे हैं? जू लील कहते हैं। नायक कहता है कि रात अभी शुरू ही हुई है और उसके पास बहुत सारा पैसा है और पूछता है कि क्या वह एक बैग से संतुष्ट हो जाएगी। और वह जो कुछ भी उठा सकती है उसे उठाना शुरू कर देती है और अंत में उसके बैग भर जाते हैं। नायक कार्ड देता है। स्टोर के कर्मचारियों का कहना है कि खरीदारी पूरी होने के बाद वे सामान पते पर पहुंचा देंगे। चेन युआन जूलियल के साथ 5 अंक और हासिल करता रहता है। कार को 5 और स्वाइप करता है, कार को 5 और स्वाइप करता है। जूलियल कपड़े खरीदते खरीदते थक जाती है और उसे यह भी नहीं पता कि वह ये सारे कपड़े कहाँ रखेगी, पर्याप्त जगह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीद दूंगा, नायक कहता है। लेकिन इससे उनकी कुछ अनुकूलता खत्म हो गई। शूलेल का कहना है कि उन्हें आराम से काम लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत खर्च कर दिया है। नायक समझता है कि वह उससे डरता है और यह सामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इतनी जल्दी घर खरीद ले, चाहे वह करोड़पति ही क्यों ना हो। जूलेल ललित कला महाविद्यालय में जूनियर छात्रा, 21 वर्ष, 49 किलोग्राम तथा उसका पसंदीदा रंग काला है, नायक कहता है, जिससे पता चलता है कि वह उसे अच्छी तरह जानता है। वह स्टोर अटेंडेंट से पूछता है कि क्या उनके पास कोई कार है जो वह शू लील को दे सके। वह कहती है कि उनके पास है। फिर नायक शू लिल से कार पर 500,000 क्रेडिट डालने के लिए कहता है ताकि वह जब चाहे खर्च कर सके। चेन युआन गलतफहमी के लिए माफी के तौर पर कार देता है। वह शर्मा जाती है और खुश महसूस करती है। वह उसके कान में फुसफुसाता है कि यदि वह विरोध नहीं कर सकती तो उसे उसके सामने झुक जाना चाहिए। ओह तुम बुरे लड़के हो, तुम एक बुरे लड़के हो, मेरे भगवान, जूलेल कहते हैं और उन्हें अन्य 30 अनुकूलता अंक प्राप्त होते हैं। स्टोर के कर्मचारी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह उसके प्रति कितना चौकस और देखभालपूर्ण है। नायक कहता है कि पैसा होने से लोगों के साथ फ्लर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जूलेल उससे पूछती है कि क्या वह उसके लिए बहुत कुछ खरीदता है लेकिन अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता। नायक कहता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। जूलेल नायक को प्रभावित करना चाहती है, इसलिए उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए ले जाती है। वह अपने पिता द्वारा भेजे गए 50,000 रुपये को बाल कटवाने, कुछ कपड़े और जूते खरीदने में खर्च करना शुरू कर देती है। जू लेल नायक को नए बाल और नए जूते पहने देखकर प्रभावित होता है और उसे 5 अनुकूलता अंक और मिल जाते हैं। और 5। नायक थोड़ा रुककर पूछता है, और हम वापस आ गए हैं।
तभी उसे चू टोंग से एक सूचना मिलती है जिसमें कहा गया है कि अगर वह उससे नफरत करता है तो बेहतर होगा कि वे एक दूसरे के नंबर डिलीट कर दे। चेन युआन फोन को देखता है और सोचता है कि वह उसके साथ अपने संबंध कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि वह चाहती है कि वह उसका नंबर हटा दे, लेकिन वह उसके साथ पैसा कमाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, यह कैसे संभव हो सकता है? नायक संदेश देते हुए कहता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा एक विशेष स्थान है। वह जवाब देती है कि वह उस आदमी के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसकी मां बीमार है और उसे इलाज के लिए 50,000 रुपये की जरूरत है। चू टोंग प्रभावित होता है, उसे एहसास होता है कि वह केवल उसके साथ खेल रही थी और नायक द्वारा भेजी गई 50,000 की अधिसूचना प्राप्त करता है। चू टोंग का दोस्त पूछता है कि वह पैसा किसने भेजा। वह जवाब देती है कि यह उसके पूर्व प्रेमी ने भेजा था। रुको चेन युआन, क्या तुमने उसे आज नहीं छोड़ा? वह हारने वाला इतना अमीर है। चू टोंग सोचने लगता है कि क्या उसने उसे छोड़कर कोई गलती की है, और चू टोंग को 50,000 भेजने के बाद भी उसे केवल 5 अनुकूलता अंक ही प्राप्त हुए। वह चेन युआन से कई सवाल पूछती है, जैसे कि पैसे भेजने का उसका क्या मतलब था, उसके पास इतना पैसा कहां से आया, सु लिटिल उसके साथ क्यों थी, उसने उसके लिए बैग क्यों नहीं खरीदा, और क्या वह दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का हो सकता है। जब वह लगातार 15 संदेश भेजती है तो नायक उसे चुप करा देता है और सोचता है कि क्या महिलाओं पर पैसा खर्च करने का इससे अधिक मजेदार तरीका भी हो सकता है। वह एक लड़की को लाइव स्ट्रीम करते हुए पाता है, लेकिन उसके बंद होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। वह निराश हो जाती है और पूछती है कि क्या कोई उपहार भेजेगा या उसे लाइव स्ट्रीम बंद कर देना चाहिए। नायक देखता है कि वह 10 लाख तक भेज सकता है और सोचता है कि यह बैग खरीदने से कहीं बेहतर है। वह अनेक उपहार भेजने का उन्माद शुरू कर देता है। लड़की रॉकेट भेजने के लिए उसे धन्यवाद देती है, लेकिन तभी लड़की की स्क्रीन पर 100 रॉकेट दिखाई देते हैं। लाइव चैट में लोग यह सोचकर नाराज हो जाते हैं कि आखिर इतने सारे उपहार किसने भेजे। केन युआन को एहसास होता है कि बहुत सारा पैसा रखने वाला कोई व्यक्ति बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है और वह 900 अतिरिक्त रॉकेट भेजती है, जिससे उसका फोन क्रैश हो जाता है। जिस कंपनी में वह लड़की लाइव स्ट्रीम करती है, वहां एक कर्मचारी बॉस को बताता है कि कुछ अविश्वसनीय हुआ है। एक आदमी ने ज़ायरोमी के लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए। स्टाफ इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या नायक साइट के माध्यम से धन शोधन कर रहा है या वह कंपनी से जुड़ा हुआ है। लाइव स्ट्रीम कर रही अन्य सभी लड़कियां नायक का उपनाम देखती हैं और आश्चर्यचकित होती हैं कि उसने शाओमी के लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च किए हैं और उसे अपने डीएम में संदेश भेजने की कोशिश करती हैं। केन युआन सिर्फ लाइव स्ट्रीम देख रहा है। जिस लड़की को उपहार मिले हैं उसे आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह सब सच है। लेकिन तभी एक आदमी हाथ में तख्ती लेकर आता है और कहता है कि उसे नायक की संपर्क जानकारी चाहिए और इसके लिए उसे वेतन वृद्धि मिलेगी। लड़की उसे उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक संदेश भेजती है। वह पूछती है कि क्या वह अभी भी लाइव चैट में है क्योंकि वह बंद होने वाली है। लेकिन चेन युआन सारा दिन पैसा खर्च करने के बाद सो गया था। अगली सुबह उसके दोस्त ऑनलाइन समाचार देख रहे थे कि एक लड़के ने एक लड़की के लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए और लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि उनके पास इतना पैसा होता तो वे क्या करते। नायक को एहसास होता है कि उसने सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन किसी भी तरह का पैसा नहीं बनाया। तो वह टिकटॉक खोलता है और देखता है कि बहुत सारी लड़कियां उसे संदेश भेज रही हैं। एक लड़की ने बताया कि वह 28 वर्ष की है और तलाकशुदा है तथा उसने पूछा कि क्या वह उससे मिलना चाहता है। वह निराश हो जाती है क्योंकि नायक उसके संदेशों का जवाब नहीं देता, उसे अपने स्टूडियो में आमंत्रित करता है और कहता है कि वह उसका इंतजार कर रही है। वह इन संदेशों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है क्योंकि उसे इनसे कोई अनुकूलता प्राप्त नहीं होती। उसके दोस्त अभी भी पैसों की रकम पर चर्चा कर रहे हैं और बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नायक अपने दोस्तों से पूछता है कि वे उसके बिना कहां जा रहे हैं और वे जवाब देते हैं कि वे देवी झाओ यूकी के दर्शन करने जा रहे हैं और वे जल्दी जा रहे हैं क्योंकि वे उसे करीब से देखना चाहते हैं। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वह भूल गया था, क्योंकि आमतौर पर वह उसके आने से लेकर उसके जाने तक उसके साथ रहने के लिए पहले ही दौड़ पड़ता है। एक सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है, उसका नाम झाओ युकी है। वह हुनान परिसर की सुंदरता, छात्र परिषद की उपाध्यक्ष और सभी छात्रों का सपना है। वह पियानो में लेवल 10 की खिलाड़ी है तथा बैले और तलवारबाजी में पेशेवर है। उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा के कारण किसी भी लड़के के लिए उसके करीब पहुंचना बेहद मुश्किल है। वह कॉलेज के सभी लड़कों के लिए एक अप्राप्य महिला है। पिछले 3 वर्षों में कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सका है। नायक को चुनौती महसूस होती है क्योंकि वह सबसे कठिन लड़की है, जिसका अर्थ है कि उसे अधिक पैसा खर्च करना होगा। जू टोंग पास में ही अपने दोस्तों से बात कर रही है और कह रही है कि चेन युआन ने उनके ब्रेकअप के बाद ही सजना संवरना सीखा है और कहती है कि उसे डर है कि चेन और झेंग काई उसकी वजह से लड़ेंगे। उसकी अनुकूलता केवल बढ़ती ही जा रही है, 10 और बढ़ जाती है, 10 और बढ़ जाती है।
नायक यह कहते हुए परेशान है कि उसकी अनुकूलता केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसने अच्छा कपड़ा पहना है, लेकिन यह सब बकवास है। उनका असली ध्यान झाओ यूकी पर है। पास में खड़े लोगों में से एक यह देखना चाहता है कि उसका बॉस देवी झाओ यूकी को कैसे जीतेगा, और वह कहता है कि वह उससे प्यार करने लगेगी। वह उसके पास जाता है और उसका संपर्क विवरण पूछता है। तभी एक और लड़का आता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वह इस बात की परवाह नहीं करता कि वह लड़का क्या कह रहा है और उससे बातचीत जारी रखता है, जोर देता है कि वह उसे जोड़े और कहता है कि वह उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। क्रोधित व्यक्ति यह जानना चाहता है कि क्या वह मुसीबत मोल लेना चाहता है और वह युकी के साथ क्या करने की योजना बना रहा है। आश्चर्य में पड़कर उन्होंने दावा किया कि यह एक गलतफहमी है और वह सिर्फ इसलिए छात्र संघ में शामिल होना चाहते थे क्योंकि वह उपाध्यक्ष हैं और वह कुछ सलाह चाहते थे। क्रोधित व्यक्ति उसे डांटते हुए कहता है कि यह उसके साथ छेड़छाड़ करने का अच्छा बहाना नहीं है तथा उसे विकृत व्यक्ति कहता है। लेकिन नायक इससे विचलित हुए बिना पूछता है कि क्या वह उसे स्नैपचैट पर जोड़ सकती है। वह हैरान है, सोच रही है कि इतना सब क्यों हो रहा है। नायक को भरोसा है कि वह उसे जोड़ लेगी। राष्ट्रपति का कहना है कि वह स्वयं को सबके सामने उपहास का पात्र बनाने के लिए साहसी एवं साहसी है। दूसरा लड़का मानता है कि नायक पिछले वाले से भी अधिक सुंदर है और पूछता है कि क्या वह भी छात्र संघ में शामिल होना चाहता है। नायक जवाब देता है, नहीं, उसे छात्र संघ की परवाह नहीं है। वह आदमी उलझन में है कि उसे युकी का स्नैप क्यों चाहिए। केन युआन का कहना है कि वह बस उसका पीछा करना चाहता है। दूसरी कक्षा के छात्र देखते हैं कि कोई दूसरा लड़का उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कम से कम मुख्य पात्र तो साहसी है। झाओ यूकी ने उसे अपना संपर्क विवरण देने का निर्णय लिया। जू बांग का दोस्त पूछता है कि उनके बीच क्या चल रहा है। मुझे खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं, मुझे यह क्यों छिपाना चाहिए। कभी कभी सबसे सरल तरीका सबसे प्रभावी होता है। नायक कहता है कि जो चीज किसी को पसंद नहीं होती उसका पीछा किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि उसने उसके साथ चाटुकारिता का रिश्ता बनाया है, लेकिन शून्य अनुकूलता के साथ। वह खुश तो है लेकिन उलझन में भी है क्योंकि उसने अपना संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जिसकी कोई अनुकूलता नहीं है। कक्षा के बाहर उसके दोस्तों का कहना है कि उसने युकी से संपर्क स्थापित करके सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि पहले वह चाटुकार लगता था लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है। नायक का एक मित्र मजाक में कहता है कि यदि वह राष्ट्रपति के करीब पहुंच गया तो उसे राष्ट्रपति के दोस्तों से उनका परिचय कराना होगा। नायक को संदेह है कि वह उससे बात कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वह परिसर की सबसे खूबसूरत लड़की है, इसलिए वे बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। उसके पीछे खड़ा एक आदमी चिल्लाता है, उसे असफल कहता है, लेकिन यह भी मानता है कि उसमें समझदारी है। उसने खुलासा किया कि वह वही व्यक्ति था जिसने उस पर डोरे डालने की कोशिश की थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया था। केन युआन का कहना है कि वह सबसे अधिक पेशेवर हैं और नायक को उनसे बहुत कुछ सीखना है। वह लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वह व्यर्थ ही गर्व कर रहा है क्योंकि उसे केवल उसका नंबर मिला है, और पूछता है कि क्या वह उसका नंबर वापस दिला सकता है। वह पूछता है कि क्या चेन युआन उसे जानता है, लेकिन नायक उसके चेहरे पर हंसता है। तभी सुल्यूल प्रकट होती है और पूछती है कि चेन युआन को यह कहने में इतना समय क्यों लगा कि वह लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी। हर कोई हैरान है कि सुल्यूल, जो हर तरह के लड़कों को अस्वीकार करने के लिए जानी जाती थी, इस लड़के का इंतजार कर रही थी। नायक एक सुल्यूल को इंतजार कराने के लिए माफी मांगते हुए उसे खाने पर आमंत्रित करता है। तुलियोल पूछता है कि क्या वह उसके द्वारा खरीदे गए कपड़ों में सुंदर लग रही है। इस बीच चूटोंग बहुत गुस्से में पास में बैठकर सुन रहा है। नायक जवाब देता है कि कोई भी लड़की सिर्फ कपड़ों के कारण सुंदर नहीं दिखती। यह जोड़ा चला जाता है, हर कोई उन्हें देखता रहता है। अस्वीकृत व्यक्ति कहता है कि उसे समझ नहीं आया, वह तो नायक से बस एक कदम पीछे था। लेकिन जब वह चू टोंग को पास में देखता है तो वह शिकायत करना बंद कर देता है और पूछता है कि वह लड़की कौन थी। चुलियुल ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र देते हुए कहा कि उसने पूरी रात जागकर चित्र बनाया है और यदि उसने इसे फेंक दिया तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। नायक कहता है कि उसके जन्म के बाद यह पहली बार है कि उसे किसी लड़की से उपहार मिला है और वह पूछती है कि क्या उसे यह पसंद आया। वह उसे घूरता है और पूछता है कि क्या यह सब उसे अपने पास रखने का एक खेल है। चू लियुल को आश्चर्य हो रहा है कि क्या उसे चित्र पसंद आया, क्योंकि वह बहुत खुश नहीं दिख रहा है। वह पूछता है कि क्या वह भविष्य में उसे सिर्फ चित्रों के अलावा और बेहतर उपहार देगी। वह क्रोधित हो जाती है और चित्र वापस मांगती है। उनका कहना है कि वे इसे वापस नहीं करेंगे और इसे पारिवारिक विरासत के रूप में रखेंगे। नायक उसे बताता है कि वह उसे एक व्यक्ति के रूप में किसी भी उपहार से अधिक पसंद करता है। वह इस बात से प्रभावित है कि वह फ्लर्टिंग में कितना अच्छा है। अन्य 5 अनुकूलता अंक। नायक सोचता है कि वह उसे अपना पालतू बनाना चाहती है, लेकिन वह उसका इस्तेमाल अधिक पैसा कमाने के लिए करना चाहता है। एक आदमी बीच में टोक कर पूछता है कि क्या चू लियुल अपने नाखून नहीं बनाएगी। नायक कौन है और क्या वह अमीर है।
नायक सोचता है कि यह आदमी चू लियुल का एक और चाटुकार है और यह भी देखता है कि ऐसा अक्सर होता है। चू लियुल का कहना है कि वह नहीं जानती कि वह कौन है। नायक आगे बढ़ता है, अपना परिचय देता है और उस लड़के का नाम पूछता है और यह भी कि वह कब से चू लियुल का पीछा कर रहा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसका नाम यांग यू है। वह कला विभाग से है और पिछले 6 महीने से उसका पीछा कर रहा है। नायक उसे बताता है कि यह बकवास है और अपनी कहानी बताता है कि उसकी जगह एक लड़की ने ले ली जिसका उसने 3 साल तक पीछा किया, 4 नौकरियां की, हर दिन सिर्फ रोटी खाई और अंत में उसकी जगह एक ऐसे लड़के ने ले ली जिसके पास मर्सिडीज बेंच थी। यांग यू को समझ नहीं आ रहा कि वह यह कहानी क्यों साझा कर रहा है। नायक उसे प्रेरित करने का प्रयास करते हुए कहता है कि जो लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं वे व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और पूछता है कि एक असली आदमी की पत्नी क्यों नहीं हो सकती। वह यांग यू से कहता है कि वह उसके छात्रावास में वापस जाए और उसे उसके निर्णय पर पछतावा करवाए। यांग यू इतना प्रेरित होता है कि वह रोने लगता है। यहां तक कि सु लियुल को भी आश्चर्य हो रहा है कि क्या हो रहा है और यांग यू क्यों रो रहा है। वह अजीब ढंग से कहती है कि वह सिर्फ एक दोस्त है। नायक कहता है कि उसे उसके अतीत की परवाह नहीं है और वह यह भी बताता है कि वह उसका या खुद का सम्मान नहीं करती। वह चित्र को फाड़ देता है और उससे कहता है कि वह उसके द्वारा दिया गया कार्ड इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब तक वह अपने रिश्तों को सुलझा नहीं लेती वह उससे मिलना नहीं चाहता। नायक यह देखना चाहता है कि वह इस स्थिति को कैसे संभालेगी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। सुलियुल को अपने किए पर पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि नायक ही पहला व्यक्ति है जो उसे सचमुच पसंद करता है। और 5 अन्य अनुकूलता अंक। केन युआन ने बताया कि कैसे वह परिपक्व हो गए हैं। उन्होंने सु लियुल के साथ चीजों को सुलझा लिया है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। वह झाओ यूकी से बात करने जाता है और देखता है कि वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। वह अब तक सबसे मासूम लग रही है। उसने ऐसा कुछ भी भयानक काम नहीं किया है जिसके लिए उसे नफरत की जाए। वह लाइव प्रसारण कर रही है, खुद को किकी के रूप में पेश कर रही है, पियानो का प्रशिक्षण ले रही है, 2 दिनों तक लाइव स्ट्रीम कर रही है और लोगों से उनका ख्याल रखने के लिए कह रही है। मुख्य पात्र सोचता है कि वह सुंदर है और सोचता है कि क्या राष्ट्रपाति उस प्रकार की लड़की है जो बाहर से तो ठंडी है लेकिन अंदर से गर्म है। अहंकारवश वह देखता है कि उसके पास बहुत कम विचार हैं और सोचता है कि क्या उसके पास केवल यही विचार हैं। इस समय शाओमी एक संदेश भेजकर पूछता है कि वह कहाँ है। वह पूछता है कि वह कौन है। वह सोचती है कि वह उसे भूल गया है और कहती है कि उसने उसे लाइव स्ट्रीम में कई उपहार भेजे थे और अब वह उसे याद नहीं करता। वह कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था और पूछता है कि क्या वह मिलने के लिए स्वतंत्र है। वह कहती है कि वह व्यस्त कार्यक्रम के कारण नहीं मिल सकती। वह उसे अनदेखा कर देता है। वह उससे नाराज न होने के लिए कहती है और एक खास लाइव स्ट्रीम का वादा करती है। नायक परेशान होकर शिकायत करता है कि वह अब भी चाहती है कि वह उपहार भेजे। उसके साथ उसकी कोई चाटुकारिता प्रणाली नहीं है और वह पहले ही 10 मिलियन से अधिक खर्च कर चुका है। स्थिति से तंग आकर वह पैसा जियो को देने का फैसला करता है। यह द्वंद्व लाइव स्ट्रीम पर दिखाई देता है जिसमें स्ट्रीमर्स के बीच आमने सामने मुकाबला होता है। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और जो अधिक दान प्राप्त करेगा वह जीत जाएगा। उन्हें पैसा पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। मुख्य पात्र राष्ट्रपति के साथ होने वाले द्वंद्वयुद्ध से खुश है और पूछती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है। पागल लड़की इस स्थिति पर हंसती है। उसे विश्वास है कि वह एक नौसिखिए के खिलाफ जीत जाएगी। नायक कहता है कि वह नहीं जानता कि कौन जीतेगा और द्वंद्व शुरू हो जाता है। जियाओमी के 10,000 अंक हैं जबकि यूक्यू के 206 अंक हैं। वह अपनी प्रतिभा, करिश्मा, प्रतिभा और बुद्धि का उपयोग करते हुए एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है। जियाओमी झाओ को ताना मारते हुए कहती है कि उसके लिए हार मान लेना ही बेहतर है क्योंकि उसे चेन युआन नामक एक बहुत अमीर आदमी का समर्थन प्राप्त है। इस द्वंद्व पर बातचीत बहुत तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैं पैसा कमाने के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग करता हूं और निश्चित रूप से बॉस स्मोकी प्रभावित होंगे और मुझे दान देंगे, जियोमी सोचता है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चट्टान दिखाई देती है और वह सोचती है कि युआन आ गया है। वह नायक को धन्यवाद देने के लिए तैयार होती है लेकिन फिर वह देखती है कि सभी रॉकेट यूक्यूई के लाइव स्ट्रीम पर चले गए हैं। यूक्यू के अंक बढ़कर 152,000 हो गए। एक सूचना पॉप अप होती है जिसमें बताया जाता है कि लोनली स्मोक ने किकी को 1000 रॉकेट दान किए हैं। राष्ट्रपति सदमे में है और शियाओमी इस बात से नाराज है कि रॉकेट उनके लिए नहीं थे। एक आदमी हाथ में तख्ती लिए हुए आता है और उससे यह स्पष्टीकरण मांगता है कि उसे रॉकेट क्यों नहीं मिले। कांपते हुए शियाओमी ने दर्शकों से माफी मांगते हुए कहा कि उसे कुछ करना होगा और वह लाइव समाप्त कर देती है। नायक टिप्पणी करता है कि जब वह दूसरों को उपहार भेजता है तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति उन्हें निराश नहीं करेंगे क्योंकि मैं यह सोचकर पागल हो जाऊंगा कि भूत ने फिर से ऐसा किया है और सोचूंगा कि ऐसा स्टंट करने वाला नायक अवश्य ही किसी राजकुमार का बेटा होगा। हे भगवान, धुएं ने 1 और 10 मिलियन एक लड़की को दान कर दिया जो पियानो बजाती है।
क्या उसे संगीत पसंद है? जियाओले, अब मेरा त्रिकोण ले आओ, एक स्क्रीमर कहता है। किकी और उसकी सहेली ने उसकी सहेली से बात करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रपति इंटरनेट सेलिब्रिटी बन सकते हैं। वह इस विचार से प्रभावित है। युकी का जवाब है कि ऑनलाइन पुरुषों को खुश करना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। वह इस बात पर जोर देती हैं कि एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र करियर हो। किकी की दोस्त ने उससे पूछा कि क्या वह उस लड़के को जानती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कौन था। किकी अपनी दोस्त से कहती है कि वह उपहारों के लिए उसे धन्यवाद संदेश भेजना चाहती है। उसकी सहेली क्रोधित हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वह किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहती। फिर वह आश्चर्य से कहती है कि शायद वह उस आदमी को जानती है और सोचती है कि वह किसी बहुत अमीर आदमी का बेटा होगा। वह अनुमान लगाती है कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली होगा और अत्यंत अमीर परिवार में पला बढ़ा होगा, लेकिन वह एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है, इसलिए वह एक आम लड़की को ढूंढता है और उसे एक आम आदमी की तरह पसंद करने का फैसला करता है। वह अपनी सहेली को समझाते हुए कहती है कि ऐसा ही होना चाहिए। उसकी सहेली ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह बहुत अधिक नाटक देख रही है। किकी कल्पना करता है कि एक साधारण व्यक्ति होने का नाटक करते हुए उसका जीवन कितना कठिन होगा। उसकी सहेली उसे यह कहते हुए सोने के लिए कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन किकी वास्तव में चैन को धन्यवाद देना चाहती है। नायक अपने फोन पर एक लड़की का संदेश देखता है जिसमें वह पूछती है कि क्या वह खाना खा सकता है और वह कहता है कि वह अपना पसंदीदा व्यंजन क्रेफिश खाना चाहता है। वह सहमत हो जाती है और कहती है कि वह दोपहर को स्कूल के गेट पर उससे मिलेगी। उसने यह नहीं पूछा कि मुझे उपहारों के लिए पैसे कहां से मिले, बस मुझे खाने पर आमंत्रित किया। मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या कर रही है, वह अपने फोन को घूरते हुए सोचता है। अगली सुबह नायक अपने स्कूटर पर स्कूल पहुंचता है। मर्सिडीज के पास खड़ा एक व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या वह उस भोजन का भुगतान कर सकेगा जिसका वह इंतजार कर रहा है। नायक पूछता है कि क्या वह भी किसी का इंतजार कर रहा है। लड़का कहता है कि वह अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। तभी पियानो वादक आता है और वह व्यक्ति मुख्य पात्र से कहता है कि वह ज्यादा न देखे, क्योंकि उसके जैसी लड़की को जीतने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, अन्यथा वह सभी सुंदर लड़कियों को ले जाएगा। किकी नायक को देखती है और उसे मोटरसाइकिल पर सवार एक नायक के रूप में कल्पना करती है। वह उसकी ओर दौड़ती है। वह आदमी सोचता है, हाँ तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कार में बैठ सकोगी। लेकिन फिर वह नायक के स्कूटर के पास जाती है और वह लड़का दंग रह जाता है। वह सोचता है कि इतने सारे पैसे होने और स्कूटर पर घूमने का क्या मतलब है, और वह खुद को उसकी मंगेतर के रूप में कल्पना करती है। वे रेस्तरां में पहुंचते हैं, वे कुछ मसालेदार क्रेफिश का ऑर्डर देते हैं। पकवान आता है और वे सोचते हैं कि यह अद्भुत होना चाहिए। नायक रोमांटिक रूप से उसके लिए मेज की व्यवस्था करता है। वह सोचती है कि वह महंगे रेस्तरां में जाने, कुलीन परिवार जैसा माहौल बनाने और अनुशासित रहने के अवसर के बावजूद सज्जन व्यक्ति बने रहना नहीं भूला है। मुख्य पात्र छोटी क्रेफिश खा रहा है और वह टिप्पणी करती है कि यह अब तक खाई गई सबसे छोटी क्रेफिश होगी। किकी इस बात से प्रभावित है कि चेन युआन उसके साथ खाना खा रहा है। वह सोचती है कि वह बिना किसी चिंता के शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है और कहती है कि वह फूल की तरह कोमल है। नायक चेन युआन को अपने दोपहर के भोजन का एक टुकड़ा देना चाहता है। चू टोंग फिर से सोच रही है कि क्या उसने किकी को चेन युआन को क्रेफिश खिलाते हुए देखा था। वह अपने प्रेमी की ओर मुड़ती है और कहती है कि यह जगह भीड़भाड़ वाली है और सुझाव देती है कि वे कोई बेहतर जगह ढूंढ ले। लेकिन वह आदमी पूछता है कि क्या रेस्तरां में भीड़ है या परिचित चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भीड़भाड़ वाली जगह पर खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं है। चू टोंग का बॉयफ्रेंड नायक की मेज के पास जाता है और उस पर $500 फेंकता है और कहता है कि यह उसके लिए है कि वह उठ जाए ताकि वे वहां बैठ सके। वह क्या सोचता है, क्या उसे लगता है कि यह सब बढ़िया है? नायक सोचता है। वह व्यक्ति और पैसे फेंकता है, उसे तुरंत चले जाने को कहता है और पूछता है कि क्या उसे और पैसे चाहिए। गुस्से में अपना बैग पकड़े किकी बहुत क्रोधित दिख रही है। नायक देखता है कि किकी परेशान है और सोचता है कि यह उस लड़के के कारण है। वह परेशान है और सोच रही है कि आखिर यह आदमी कहां से आ गया जो उनकी बेहतरीन डेट को बर्बाद कर रहा है। वह व्यक्ति मोनोपोली से और अधिक पैसे निकालता है और कहता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वह यहां से चला जाएगा। एक स्टाफ सदस्य ने पैसे लेकर उन्हें एक टेबल दिलाने की पेशकश की। उनका एकमात्र गुस्सा चू टोंग के प्रेमी मूर पर है, जो कहता है कि वह उस मेज पर खाना चाहता है। तभी कोई उसे हैंडबैग से मारता है। एक अनजान महिला यह दिखावा करती है कि यह एक दुर्घटना थी। क्रोधित चेन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। गोरा आदमी उस महिला को जानता है और उसे नाम से पुकारता है। चोकम वह पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। वह गुस्से में कहती है कि अगर वह वहां नहीं होती तो वह उसे धोखा देते हुए नहीं पकड़ पाती, वह पहले से ही उसे कोस रही है। लड़का कहता है कि वह गलत समझ रही है और वह उसे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह उसके लिए सब कुछ है।
केन के प्रशंसक बस देख रहे हैं। वह गोरी लड़की के बाल खींचता है और उस पर आरोप लगाता है कि वह उसे लुभाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही है। लड़की रोते हुए कहती है कि उसने उसे आमंत्रित किया और सिंगल होने के बारे में झूठ बोला। लड़का कहता है कि वह उसके लिए कहानियां बना रही है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। वह हताश होकर फर्श पर गिर जाती है। वह उसके सिर पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। एक औरत को मारना, है ना? आपको वास्तव में स्वयं को शर्मिंदा करने में आनंद आता है ना? नायक कहता है, और अकेला धूम्रपान 1 और 20 अनुकूलता अंक हासिल करता है। चू टोंग का कहना है कि नायक वास्तव में उससे प्यार करता है। नायक लगातार अनुकूलता हासिल करता रहता है, चू टोंग के साथ 20, 20 और अनुकूलता अंक। चाटुकार प्रणाली का दूसरा लक्ष्य 95 अंक से अधिक तक पहुंच गया। सिस्टम चेन युआन को बधाई देते हुए कहता है कि उसने चाटुकारिता की स्थिति को सफलतापूर्वक उलट दिया है। इसमें दिखाया गया है कि चेन युआन ने दूसरे लक्ष्य पर 50,000 खर्च किए और उसे सूचित किया कि बदले में उसे 5,000 प्राप्त होंगे। चू टोंग को नायक का चाटुकार बना दिया गया है तथा उसे 20 शक्ति अंक प्राप्त हो गए हैं। चेन युआन ने 10 अंक ताकत के लिए और 10 अंक फिटनेस के लिए आवंटित किए हैं। वह अपनी बाह को मोड़ता है और गोरा लड़का चेन से उसकी बाह छोड़ने को कहता है तथा एक बोतल पकड़ लेता है तथा उसे जान से मारने की धमकी देता है। चेन घूरता है और कहता है कि यह आदमी परेशान करने वाला है। फिर वह बोतल और उस आदमी पर मुक्का मारता है, जिससे वह उड़ जाता है। वह व्यक्ति पराजित सा होकर जमीन पर गिर जाता है और चेन कहता है कि परिस्थिति के अनुसार वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। चेन का कहना है कि वह इस बारे में कुछ नहीं करने जा रहा है, लेकिन वह एक महिला को मारने जा रहा है, जबकि ऐसा करना व्यक्ति को घृणित बनाता है। गोरा आदमी अपने होठों को काट रहा है और एक गुब्बारा फोड़ने वाला उपकरण पकड़ रहा है। चेन युआन के साथ वाली लड़की घबराई हुई है और उससे जल्दी से जल्दी यह सब खत्म करने का आग्रह कर रही है। चू टोंग का प्रेमी नायक पर हमला करता है, लेकिन अपने नए अंकों की बदौलत चेन जल्दी से बच निकलता है, जिससे गोरा लड़का अपनी कोहनी से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। फूड कोर्ट में खाना खा रहे सभी लोग घबराए हुए हैं। गोरा लड़का जमीन पर पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। चेन अपना हाथ जेब में डाले चला जाता है। उसके बगल में युवा लड़की भी है। चू टोंग, जो अब चाटुकार बन गया है, देखता रहता है और चेन के पैर से चिपक जाता है तथा क्षमा और दूसरा मौका देने की भीख मांगता है। ठंडे और गन्नाशील चेन ने उसे उस आदमी की याद दिला दी जो उसे अस्पताल ले जाने के लिए सुबह 3 बजे उसे अपनी पीठ पर उठाकर 10 किलोमीटर से अधिक दौड़ा था। वह जिसने उसके लिए एक फोन खरीदने के लिए आधे साल तक पैसे बचाए, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह नवीनतम मॉडल का नहीं था, और वह जिसने उसकी सभी अनावश्यक अहंकार को जानते हुए भी हमेशा उसे एक अच्छा इंसान समझा। वह उसे बताता है कि वे सभी लोग मर चुके हैं। बाहर आकर राष्ट्रपति से बात करते हुए उन्होंने जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति कहना बहुत औपचारिक है और वह उन्हें किकी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन चेन ने कहा कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने किसी का एक अलग पक्ष देखा। वह सोचती है कि चेन युआन जितना अधिक वह उसे जानती है उतना ही अधिक दिलचस्प होता जाता है और कल्पना करती है कि वह उसके लिए अनगिनत आश्चर्य लेकर आएगा। घर पहुंचकर चू टोंग बारिश में भीगकर रो रहा है। उसकी सहेली ने पूछा कि उसने छाते का उपयोग क्यों नहीं किया। चू टोंग इतना घबराया हुआ है कि वह सूक्ष्म रूप से बात नहीं कर पा रहा है। फिर उसकी दोस्त पूछती है कि क्या वह नायक था और कहती है कि उसने लाइव स्ट्रीम पर सुना था कि उसने झाओ को 10 मिलियन दिए थे। वह कहती है कि चेन युआन भले ही ऐसा न दिखता हो, लेकिन वह बहुत अमीर है। क्या 10 मिलियन से ज्यादा कहा? क्या आपने यह सुना? क्या यह सच है? क्या वह 2 महीने में राज्य वापस लौटेंगे? क्या वह तुम्हें जो के सहपाठियों की याद दिलाता है? यह खबर सबको फैलाओ, उसकी दोस्त जवाब देती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी दोस्त क्या कह रही है। वह चेन युआन का नाम चिल्लाती है ताकि सभी सुन सके। कमरे में नायक के दोस्त मोबाइल लीग ऑफ लीजेंड्स खेल रहे हैं। वे पूछते हैं कि वह लगातार 18 मैच कैसे जीत रहे हैं। नायक ने कल्पना भी नहीं की थी कि 20 विशेषता अंक जोड़ने से वह ऑनलाइन गेम में इतना अच्छा बन जाएगा। एक आकर्षक हेयर स्टाइल वाले व्यक्ति का कहना है कि इस प्रतिभा के साथ वह एक स्ट्रीमर बन सकता है, लाखों कमा सकता है और कुछ प्रचार भी प्राप्त कर सकता है। वह उस शक्ति से आश्चर्यचकित है जो गुण बिंदुओं ने उसे दी है। अपने आप को देखकर वह सोचता है कि उसके शरीर से आगे किसे लाभ होगा। दरवाजे पर उसके दोस्त उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं। उसका फोन बज रहा है। चेन युआन को आश्चर्य हो रहा है कि अब वह उसे प्रभावित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएगी। नायक फोन का जवाब देता है, लेकिन वह ठंडा है। नमस्ते सुश्री एक्सुलेल, क्या आपको मुझे कुछ बताना है? नायिका जवाब देती है। वह रोने लगती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि क्या करना है। इसमें उसे चेन युआन की खरीदी हुई वस्तुओं से भरे एक परित्यक्त कमरे में दिखाया गया है। वह उससे 500,000 उधार मांगती है। जूलील का कहना है कि उसका परिवार एक समय में समृद्ध था, लेकिन अब वे कर्ज में फंस गए हैं।
ब्याज चुकाने में असमर्थ, कोई प्रगति नहीं तथा केवल ऋण चुकाने की आवश्यकता। नायक केवल दो बातें पूछता है, वह क्या चाहती है और खाते का विवरण भेजने को कहा। वह यह सोचकर हैरान है कि वह पैसे नहीं भेजेगा। वह जल्दी से खाते की जानकारी भेजती है। नायक 5 मिलियन भेजता है। उनका कहना है कि उन्होंने गलती से 5 मिलियन जमा कर दिए। वह कहता है कि उसने जरूर एक अतिरिक्त शून्य दबाया होगा और वह पैसे रख सकती है। वह कृतज्ञता में चिल्लाती है और फिर यह और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक आता रहता है। उसकी अनुकूलता बढ़ती जा रही है। जूलेल खुशी से रोती है, मेरा मतलब है रोती है। जूलेल अनिल ने मुख्य पात्र को धन्यवाद दिया और वादा किया कि जब भी संभव होगा वह उसे पैसे लौटा देगी। उनकी अनुकूलता दर लगातार बढ़ रही है और अब 94 तक पहुंच गई है। नायक 94 अंकों पर अपनी अनुकूलता देखता है। उसे जल्दी से जीत नहीं पाने की शिकायत करता है और कबूल करने पर विचार करता है, लेकिन जल्दी से इस विचार को खारिज कर देता है क्योंकि जो लोग अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं वे हार जाते हैं। अगले दिन नायक अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो वह चुटोंग होता है। उसके हाथ में कुछ पेस्ट्रीज होती हैं और वह उससे पूछता है कि क्या वह उन्हें कक्षा में खाना चाहेगा। नायक की सहेली हैरान है और सोच रही है कि वह चेन युआन के लिए नाश्ता क्यों ला रही है। लेकिन तभी युआन को किसी और की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि यह लियू है जो नाश्ता लेकर आया था और कह रहा था कि वह कैफेटेरिया का खाना खाकर थक गया होगा। वे एक चाटुकारिता प्रदर्शन में आमने सामने होते हैं। हालांकि एक बार फिर किसी और ने चेन युआन को फोन किया। उसके दोस्त इस बात से नाराज हैं कि उसके पास एक और लड़की है। नायक को आश्चर्य होता है कि इस बार वह कौन है। यह राष्ट्रपाति ही है जो उनके लिए खाने के लिए रेमंड लेकर आए। तीनों लड़कियां एक दूसरे को घूरती हैं। राष्ट्रपाति परिसर की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की है जिसका आभामंडल प्रभावशाली है। नायक को रेमंड मिलता है और वह पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसे मांस के साथ रेमंड पसंद है। वह कहती है कि यह अनुमान लगाना आसान था चूंकि उनकी डेट थी। चेन युआन अब किसी को बहकाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वह सिर्फ यह देखना चाहता है कि कौन उसे बेहतर तरीके से बहका सकता है। मुख्य पात्र कहता है कि राष्ट्रपाति झाओ आसानी से जीत जाती है क्योंकि वह उनकी पसंद समझती है। अन्य चाटुकारों पर सूक्ष्म प्रहार करते हुए किकी कहती है कि वह उसकी पसंद जाने बिना नाश्ता नहीं देगी और यदि कोई इन विवरणों पर ध्यान नहीं देता है तो उसे वह पसंद नहीं आता। यह कहने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसने अन्य दो को घूमता हुआ मुक्का मारा हो। फिर वह अपना आभार प्रकट करने के लिए उसे एक उपहार देती है। नायक प्रभावित है। यह नया आईफोन है। उसके सभी दोस्त नवीनतम पीढ़ी के फोन को देखकर दंग रह जाते हैं। नायक के एक मित्र का कहना है कि लड़कियों को चेन युआन को उपहार देते देखना उसके अपने पिता को खोने से भी बदतर है। लड़कियों का कहना है कि वह 10,000 का सामान देकर बहुत उदार थी। नायक किकी से कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वह जवाब देती है कि उसने उस पर बहुत अधिक खर्च किया है और यह विचार ही मायने रखता है क्योंकि उसके पास अधिक पैसे नहीं हैं। अगले दृश्य में शू टोंग हताश है और सोच रहा है कि चेन युआन को वापस जीतना कितना कठिन है। कुछ दिनों बाद अब वहां कई प्रतिस्पर्धी हैं। शू लियुल ने शू टोंग को एकांत में बात करने के लिए बुलाया, लेकिन शू टोंग बहुत गुस्से में था। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उसे दोषी ठहराते हुए शू लियुल आता है और कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और सुझाव देता है कि वे युकी का सामना करने के लिए गठबंधन बनाएं। अगले अध्याय में नायक अपने आईफोन के साथ वहां मौजूद है और उपहार के लिए युकी की प्रशंसा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर सोचती है कि उसने कुछ कहा है, लेकिन चेन युआन कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा। नायक के पास योद्धा के साथ 40 अनुकूलता अंक हैं। वह सोचता है कि यदि वह हास्यास्पद 40 अनुकूलता अंक न होते तो वह अब तक उसके प्यार में पड़ चुकी होती। वह उसके कार्यों से प्रभावित है और महसूस करता है कि वह उसे एक अलग व्यक्ति बना रही है। वह अनुकूलता बिंदुओं को पूरा करने से बहुत दूर है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि उसने पहले ही ऐसा कर लिया है। उसका फोन बजता है और यह जाय रोमी है। टिकटॉक की छोटी स्ट्रीमर ने उसे एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि पिछली बार वे मिल नहीं पाए थे, लेकिन वह मजाक कर रही थी और वे मिल सकते हैं। हालांकि उन्हें अपने लाइव स्ट्रीम से लोगों से मिलने में डर लगता है। नायक उलझन में है और सोच रहा है कि क्या यह किसी तरह का बहाना है। वह कहता है कि उसे कम से कम कुछ तस्वीरें तो भेजनी चाहिए क्योंकि उसे मनाना आसान नहीं है। उसे ड्रैगन किंग नामक किसी व्यक्ति से एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें उसे ओटाकू के एक प्रसिद्ध समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो बेकार है और पैसे दान करते हैं। चेन युआन उस समूह में शामिल हो गया जिसे अब सोलिटरी सिगरेट कहा जाता है। किसी को आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन किंग ने नायक को यह कहते हुए आमंत्रित किया कि वह अब तक का सबसे बड़ा दानदाता है। नायक पहली बार अपना परिचय देते हुए एक संदेश भेजता है। वह कहता है कि उसका इस समूह में व्यवसाय है और वह उनसे अपना ध्यान रखने को कहता है। कोई कहता है कि वह देखने में अमीर आदमी जैसा है और उसमें जरूर कोई प्रतिभा होगी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उनका एक व्यवसाय है और पूछा कि क्या वह भाग लेना चाहता है। चेन युआन
ये अमीर बच्चे मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वह सोचता है, हाँ जरूर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, चलो बात करते हैं। मुझे निजी संदेश भेजो, नायक कहता है। अरे बड़ी सिगरेट मेरे पास बिक्री के लिए एक पागल विला है, क्या आप रुचि रखते हैं? एक अन्य व्यक्ति पूछता है। नायक पूछता है कि विला कहाँ है और वह व्यक्ति पता भेज देता है। नायक कहता है कि विला अंकु जिले में है और वहां एक घर की कीमत 10 लाख है। वह एक अपार्टमेंट खरीदने की योजना बना रहे हैं और आने वाले दिनों में वह इसकी जांच करेंगे। हवेली के अंदर एक गंजा आदमी पूछता है कि क्या नायक वास्तव में इसे खरीदने पर विचार कर रहा है और क्या चेन युआन के पास वास्तव में पैसा है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अस्तित्व में नहीं है। नायक को पता मिल जाता है और वह सोचता है कि अगर वह यह विला उसे दे दे तो उसे कितनी कृपा प्राप्त होगी। अगले दिन राष्ट्रपति के साथ विला में पहुंचने पर वह पूछती है कि वह उसे अचानक विला में क्यों लाए हैं। अरे भाई तुम सिगरेट हीली कर रहे होगे है ना, चित्रित सिर वाला गार्ड कहता है। नायक उस चेहरे को पहचान लेता है और उसे गले लगा लेता है। उस व्यक्ति को लगता है कि चेन बहुत अमीर नहीं दिखते, लेकिन राष्ट्रपति का उनके साथ होना उन्हें कुछ विश्वसनीयता देता है। वह सोचता है कि क्या चेन किसी गुप्त अमीर परिवार से है और सोचता है कि यह एक कठिन बातचीत होगी। उन्होंने अपना परिचय हांग युआन कियाओ के रूप में दिया और कहा कि उनका कुछ छोटा मोटा व्यवसाय है, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें विला बेचना पड़ रहा है। गंजा आदमी उन्हें अंदर आमंत्रित करता है। मेजबान ने घर का वर्णन करते हुए कहा कि इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है, भूमि 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, सजावट डिजाइनरों द्वारा की गई है तथा फर्नीचर विशिष्ट है तथा इटली में बना है। वह उनसे नदी के दृश्य का आनंद लेने के लिए कहता है और शहर और कहता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वह वहीं दफन होना चाहता। केकी को एहसास होता है कि वह उस जगह को खरीदने के बारे में गंभीर है, भले ही वह महंगी हो। चेन ने एक सरसरी निगाह डाली और कहा कि उसे लगा था कि घर और भी सुंदर होगा और पूछता है कि वहां रहने का कितना खर्चा है। गंजा आदमी कहता है कि उसे पैसे की जरूरत है और बताता है कि बहुत से लोग उस मकान में रुचि रखते हैं जिससे बातचीत करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह इसे लगभग 50 मिलियन में बेचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या 60 मिलियन उचित मूल्य है। चेन ने गुनगुनाते हुए कहा। आदमी को आश्चर्य हुआ कि क्या यह कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा है और उसे लगता है कि एक रीस के बेटे को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। नायक कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सस्ता होगा। कमरे में मौजूद हर कोई नायक की प्रतिक्रिया से प्रभावित है। गंजे आदमी को लगता है कि उसे और अधिक, जैसे 70 या 80 मिलियन मांगना चाहिए था। नायक केकी से पूछता है कि क्या उन्हें घर खरीदना चाहिए। केकी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं कि वह इसे खरीदता है या नहीं। वह उसके करीब जाता है और कहता है कि वह उसके लिए यह घर खरीद रहा है। गंजा आदमी हैरान है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह राष्ट्रपति के लिए घर खरीद लेगा। केकी वहीं मूर्ति की तरह खड़ी होकर स्तब्ध हो गई और बोली कि 60 मिलियन बहुत ज्यादा है। वह कल्पना करती है कि चेन युआन उसे तहखाने में बंद करके बांध देगा। वह माफी मांगती है और कहती है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती। नायक उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी बात सुनने को कहता है। उन्होंने बताया कि उनके पास संपत्तियों की संख्या सीमित है तथा उनके पास कई मकान हैं। वह यह घर उसके नाम पर ट्रांसफर करने की सोच रहा था, इस तरह उसके पास अपना खुद का घर होगा। वह उसके साथ पागलपन भरी हरकतें करने की कल्पना करती है। नायक फुसफुसाते हुए पूछता है कि क्या वह सोचती है कि रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और कहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसका भी है। 10 और अनुकूलता अंक प्राप्त करके 10 और वह 90 तक पहुंच गया, अब केवल 5 और अंक शेष हैं। नायक सोचता है कि वह ऑस्कर का हकदार है और कहता है कि उसके अभिनय कौशल में सुधार हो रहा है। गोरी लड़की गंजे आदमी को धक्का देकर पूछती है कि उनके साथ ऐसा कब होगा। हवाई अड्डे पर मच्छर मारने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसके पास ऐसे उपहारों के लिए पैसे नहीं है। इस बीच चेन युआन अपना कार स्वाइप करता है। उन्होंने कहा कि वह धनराशि हस्तांतरित कर देंगे तथा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बाकी का भुगतान कर देंगे। वह व्यक्ति नायक से कहता है कि चिंता न करे और आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। नायक की योजना अपेक्षा के अनुरूप चल रही है। राष्ट्रपति की अनुकूलता 90 तक पहुंच गई। चेन युआन का मानना है कि एक बार जब वह अनुकूलता पूरी कर लेगा तो उसके द्वारा निवेश किए गए 70 मिलियन 700,000 से अधिक के रूप में वापस आ जाएंगे। वह नायक को देखती है और सोचती है, जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए वह कुछ ऐसा कहने वाला है जो उसे शर्मिंदा कर देगा। वह अपनी आदर्श शादी की कल्पना करती है और सोचती है कि क्या यह मिलान में होगी या मालदीव में। वह बच्चे के नाम के बारे में सोचते हुए यह सोचती है कि अंगूठी कैसी दिखेगी और उसे यह भी चिंता होती है कि क्या वह बूढ़ा होने पर उसे भूल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कल्पना कर पाते, वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। वह कार से बाहर निकलती है और पूछती है कि क्या चेन युआन बाहर नहीं आ रहा है। वह कहता है नहीं। एक दोस्त ने उसे LOL का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया और अलविदा कहा। वह भी उदास होकर हाथ हिलाती है।
वह क्रोधित महसूस कर रही है और सिर्फ अलविदा से अधिक की अपेक्षा कर रही है। चेन युआन इंटरनेट कैफे में पहुंचता है। वह अपने दोस्तों का अभिवादन करता है। उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने बहुत अधिक समय लिया तथा कहा कि उन्होंने उनके बिना ही मैच शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसे जल्दी से रजिस्टर करने और उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं क्योंकि वे हार रहे हैं। नायक देखता है कि जू ल्यूल वहां है और प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि उनके पिता कई इंटरनेट कैफे के मालिक हैं और यह कैफे हाल ही में खुला है। वह वहां ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आई है। वह उसे धन्यवाद देते हुए कहती है कि उसके परिवार का कर्ज आखिरकार चुका दिया गया है। जू ल्यूल उसे वहीं रहने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे एक ड्रिंक और इंटरनेट कैफे में खेलने के लिए असीमित क्रेडिट वाला कार्ड दिलवा देगी। चेन युआन कहता है कि यह अनावश्यक है, लेकिन उसके पीछे कुछ विस्फोट होता है। दो लोग दिखाई देते हैं, उनमें से एक फिल्म के किरदार जैसा दिखता है। वह केक्सू ल्यूल से पूछता है कि क्या वह लाओ जू की बेटी है और उसके पिता कर्ज कब चुकाएंगे। जू ल्यूल अस्तव्यस्त दिख रही थी। उसने बताया कि उसके पिता ने 5 मिलियन का भुगतान किया था और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। वह आदमी कहता है कि 5 मिलियन तो बस शुरुआत थी, अभी भी 15 मिलियन ब्याज पर है। वह कहती है कि यह एक घोटाला है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। उस आदमी ने शू ल्यूल की कलाई पकड़ ली और उससे कहा कि वह चुप रहे और अगर वह 15 मिलियन नहीं देना चाहती तो वे उसे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 या 2 साल बाद वह उनके नाइट क्लब में काम करके कर्ज चुका देगी। लोग उत्सुक दिख रहे हैं और अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। मुख्य पात्र उसकी बांह खींच लेता है और उस व्यक्ति से कहता है कि यदि वह जीवित निकलना चाहता है तो रुक जाए। जू ल्यूल पागल हो जाता है। ठग कहता है कि नायक को नहीं पता कि वह क्या करने जा रहा है और अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश देता है। इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच जाती है। कुछ लोग केक काटने वाले उपकरण लेकर चलते हैं, जबकि अन्य लोग नंगे हाथों से इसका उपयोग करते हैं। नायक ठग की ठोड़ी पर एक जोरदार किक मारता है। उनके मित्र इससे प्रभावित होकर कहते हैं कि यह तो चक्रवाती तूफान जैसा लग रहा है। दृश्य बदल जाता है और बदमाश पिटाई से बचने के लिए भाग जाते हैं। कैसीनो प्रतिनिधि का कहना है कि यदि वे उन्हें सड़क पर देखेंगे तो कोई बातचीत नहीं होगी। 95 अनुकूलता के साथ जू ल्यूल खुद को नायक की बाहों में फेंक देती है। सिस्टम उसे एक अन्य व्यक्ति को 95 अनुकूलता अंक दिलाने के लिए बधाई देता है तथा उसे सूचित करता है कि उसने 5-3 मिलियन खर्च किए हैं, इसलिए वह 530,000 अर्जित करेगा। एक अधिसूचना प्रकट होती है। जू ल्यूल सफलतापूर्वक आपके वफादार चाटुकार में तब्दील हो गया है। केन युआन उसे गले लगा रहा है, लेकिन जू टोंग पृष्ठभूमि में देख रहा है। हालांकि वह केवल इस बात से चिंतित है कि उसे प्राप्त विशेषता अंक कहां आवंटित किए जाए। केवल छाती वाला प्रशिक्षक आता है, तनावग्रस्त पुकारता हुआ गठबंधन बनाने की चाहत रखने वाले को गद्दार कहता है और अब नायक को गुनगुनाता है। नायक देखता है, लेकिन देखते देखते थक जाता है और सिस्टम से सभी अंक ताकत और चपलता को आवंटित करने के लिए कहता है। हर कोई आश्चर्य करता है कि वह कहां चला गया, लेकिन वह तो गायब हो गया। केन युआन शांतिपूर्वक कॉलेज परिसर में घूमते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही जू टोंग और ताइक्सू ल्यूल से अंक हासिल कर लिए हैं और अब केवल राष्ट्रपाति झाओ ही महत्वपूर्ण है। चूंकि राष्ट्रपाति केवल एक ही है, इसलिए नायक कहता है कि उसे और अधिक लड़कियों की जरूरत है। कोई उसके पास आता है, उसकी पीठ थपथपाता है और पूछता है कि क्या वह एक तरफ हट सकता है क्योंकि ट्रैक टीम को उस क्षेत्र की जरूरत है और अच्छा होगा कि वह वहां न रहे। केन युआन का कहना है कि वह साहसी लेकिन ईमानदार है। नायक उससे उसका संपर्क विवरण मांगता है, लेकिन कोई और कहता है कि वह पहले से ही एक रिश्ते में है और उसे सलाह देता है कि यदि वह परेशानी नहीं चाहता तो उसे छोड़ देना चाहिए। केन युआन यह सोचकर हैरान है कि क्या उसने उस आदमी को पहले भी देखा है। उसे याद आता है कि यह ठग उसे पीट रहा था और वह उससे कहता है कि दूसरों की आलोचना करने से पहले वह खुद को देखे और पूछता है कि वह झाओ यू का पीछा क्यों कर रहा था। सब कुछ याद करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने दुश्मनों को ढूंढना आसान है। नायक उस लड़के की प्रेमिका पर सिस्टम को सक्रिय करता है। सिस्टम के अनुसार उसकी आयु 19 वर्ष है, उसकी लंबाई 69 मीटर, वजन 50 किलोग्राम है तथा उसकी उपस्थिति रेटिंग 8-2 है। उसकी वर्तमान अनुकूलता -5 है। कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सिस्टम अधिक विशेषता संवर्धन अंक प्रदान करेगा। केन युआन ने खुशी जताते हुए कहा कि वह 22 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ईर्ष्यालु आदमी दौड़ के लिए कतार में है। लोग आश्चर्य में हैं कि आखिरी लेन में वह आदमी कौन है, क्योंकि उन्होंने उसे कभी दौड़ते नहीं देखा। दौड़ शुरू होती है और वह व्यक्ति यह कहते हुए दौड़ता है कि यह बहुत आसान है और वह शायद चींटियों के साथ दौड़ रहा है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि नायक उसके पास से तेज गति से गुजर रहा है और केवल धुआं छोड़ रहा है। केन युआन ने लियांग से कहा कि वह देखे कि नायक उस खेल में कैसे जीतता है जिसके लिए उसने जीवन भर प्रशिक्षण लिया है। वह व्यक्ति लगभग क्रोध से भरकर पूछता है कि क्या चेन युआन उसे कम आंक रहा है। उसे इसका एहसास नहीं होता, लेकिन नायक उसे पूरी तरह से भांप लेता है और सोचता है कि यह कैसे संभव है।
नायक उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने 1 दशक तक प्रशिक्षण लिया और केवल 1 सप्ताह के लिए ही अनुकूलता अंक खो दिए। भीड़ उत्साहित हो गई, हर कोई इस बात से प्रभावित था कि 15 सेकंड में वह अपने 5वें चक्कर पर था। केन युआन खुशी से फिनिश लाइन पर पहुंचता है। चीन की सबसे वफादार लड़की इस बात से प्रभावित है कि लियांग का कहना है कि उनकी आंखों के सामने कुछ अविश्वसनीय घटित हो रहा है, एक नया चैंपियन जो सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक बलिष्ठ प्रोफेसर नायक के पास आता है और कहता है कि चेन युआन में असाधारण क्षमताएं हैं तथा पूछता है कि क्या वह ट्रैक टीम में शामिल होना चाहता है तथा वादा करता है कि थोड़े और प्रशिक्षण से वह राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक पहुंच सकता है। अपमानित व्यक्ति पूछता है कि क्या वह स्थान पहले से उसका नहीं था। नायक लियांग का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह स्थान उसका था, जवाब में कहता है कि अब वह उसका नहीं है। चीन की आखिरी रोमांटिक लड़की कल्पना करती है कि नायक एक पेशेवर धावक है। इसके साथ ही उसे 5 अनुकूलता अंक प्राप्त हो गए। हारने वाला उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह कुछ और सोच रही थी। वह कहती है कि नहीं, वह बस उसके बारे में चिंतित थी। 1 और 5 अनुकूलता अंक और 1 और 5 अनुकूलता अंक। किकी अपने कमरे में वापस आकर पूछ रही है कि वह कहाँ थी। वह पूछती है कि क्या उसे नहीं पता था कि नायक ने उसका घर खरीद लिया है। वह इस खबर से हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या उसने सचमुच उसके लिए घर खरीदा है। वह बताती है कि वह उनके साथ घर देखने में व्यस्त थी और अंकों में इसकी कीमत 60 मिलियन है। उसकी सहेली को आश्चर्य होता है कि एक राष्ट्रपति इतना भाग्यशाली होते हुए भी इतना भोला कैसे हो सकता है। वह अपना फोन उठाती है और फोरम पर कुछ घटित होते हुए देखती है तथा किकी को भी इसे देखने के लिए बुलाती है। अफवाह यह है कि रुई विश्वविद्यालय का चेन युआन एक मानव कचरा है जो एक साथ कई रिश्तों में लिप्त है और वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चेन युआन को आश्चर्य होता है कि क्या वह सचमुच कचरा है, वह तो बस पैसा खर्च कर रहा था और यह सब बदनामी है। 3 पनीर पफ खाने वाले जश्न मना रहे हैं कि वे नायक की प्रतिष्ठा बर्बाद करने जा रहे हैं। एक आदमी उनके पीछे आकर पूछता है कि वे क्या कर रहे थे। तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि नायक बहुत अहंकारी हो गया है और वे उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दौड़ में हारने वाला व्यक्ति भी नायक के बारे में समाचार देखता है और सोचता है कि क्या वह वास्तविक दुनिया का व्यक्ति नहीं है। वह पूछती है कि क्या उसने सचमुच उसके लिए घर खरीदा है। वह कहती है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया है। अब जब उसे नायक का नाम पता चल गया है तो उसे याद आता है कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने उसकी पिटाई की थी। उन्होंने कहा कि वे दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़े हैं तथा नायक बचपन से ही पागल था और उसके बारे में उन्हें बहुत सारी जानकारी है। हारने वाले का कहना है कि वह लड़कियों से चिपकता था और उन्हें परेशान करता था। तीनों लड़कों ने उसे कुर्सी पर बैठाया और अधिक प्रश्न पूछे तथा नायक के बारे में अधिक विवरण पोस्ट कर उसकी प्रतिष्ठा खराब करने की मांग की। लियांग कहते हैं कि उस दौड़ को जीतने के बाद नायक सोचता है कि वह बच जाएगा, लेकिन वह लोगों की उसके बारे में सोच बदल देगा, यहां तक कि कोच भी उसकी मदद नहीं करना चाहेगा, उसे विश्वविद्यालय का कूड़ा कहेगा। समाचार में कहा गया है कि वह वहां सबसे बड़ा कूड़ा है और उसके कई महिलाओं के साथ संबंध हैं। वह हमेशा उन्हें वस्तु की तरह देखता है तथा उससे सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। एक व्यक्ति ने बताया कि जिन लड़कियों के साथ वह संबंध में आया उन्होंने ऐसा स्वेच्छा से नहीं किया था। उनका कहना है कि उसने लड़कियों को इतना परेशान किया कि उनके ग्रेड औसत भी गिर गए। यह देखकर हर कोई यही कह रहा है कि उन्होंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। लड़कियां सदमे में हैं। राष्ट्रपति कार्यालय में वह उस लड़के का फोन ले लेता है और कहता है कि नायक विश्वविद्यालय में नहीं रह सकता, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से चेन युआन की जांच करेगा और उसे निष्कासित करवाएगा। अगले अध्याय में कोई कहता है कि चेन युआन एक बहुत ही खास व्यक्ति है। यह कल्पना करना कि नायक एक लड़की को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता, वह उसकी मदद के लिए अपना सारा पैसा खर्च करना चाहता है। जोकर को लात मारते हुए, अरे तुम कूड़े हो, मुझे उन पुरुषों से नफरत है जो महिलाओं को मारते हैं। जब भी रात होती है वह एक काले शूरवीर में बदल जाता है। शक्तिशाली घूंसे से वह सभी बुराइयों का अंत कर देता है। एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति जो इच्छा और पाप के शहर की रक्षा कर रहा था और जिसने यह कहा वह कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति की थे। वह कहती है कि उनके लिए मुख्य पात्र ही हीरो है। लड़के ने पूछा कि क्या उसे हीरो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है और पूछा कि उसे यह शब्द कहां से मिला। किकी का कहना है कि यह उसका अंतर्ज्ञान है। लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या वे उसकी गवाही पर भरोसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति की मदद करने वाला व्यक्ति कहता है कि वह उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह जानना नहीं चाहते और उन्होंने उनसे अन्य लोगों से प्रश्न पूछने को कहा। राष्ट्रपति का कहना है कि उनसे बेहतर कोई भी उस स्थान पर नहीं हो सकता। अब वे जू तांग से बात करने जाते हैं। हेलो गर्ल, हमें आपकी एक सहपाठी के बारे में कुछ प्रश्न पूछने हैं। साक्षात्कारकर्ता ने कहा, उसका नाम चेन युआन है, कृपया हमारे साथ आइए। जू तांग का कहना है कि वह बहुत अच्छा है, लेकिन वह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वह यह भी कहती है कि वह पूरी तरह से मूर्ख और लालची थी। उसने स्वीकार किया कि उसने नायक के साथ गलत किया था और वह चाहती है कि नायक उसे वापस स्वीकार कर ले।
और फिर वह रोने लगती है। एक पुलिस वाला उसे आंसू पिलाता है। पुलिसकर्मी जू तांग से पूछता है कि क्या नायक द्वारा उसे अस्वीकार करने के बाद भी वह अभी भी एक अच्छा इंसान है। राष्ट्रपति ने उसकी हताशा को देखते हुए कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के लायक है। उन्होंने कहा कि वह उनके प्यार के लायक नहीं है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तनावग्रस्त अध्यक्ष गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए सिगरेट जलाता है और सोचता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। वह देखता है कि नायक निर्दोष है और लोग सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा खराब करना चाहते हैं। नीचे देखते हुए उसने दो लोगों को आते देखा और सोचा कि बैनर पकड़े हुए ये लोग कौन हैं। ये गेक्सु लियू और उसके पिता हैं। राष्ट्रपति ने अपना परिचय दिया और पूछा कि वे वहां क्यों हैं। मैं कला विभाग से जू लियू हूं और मैं चेन युआन के लिए एक बैनर बनाना चाहता था। उसके पिता बताते हैं कि नायक ने कुछ दिन पहले उनकी बेटी की रक्षा की थी और उनके परिवार की बहुत मदद की थी। राष्ट्रपति नायक से और भी अधिक प्रभावित और ईर्ष्यालु हो जाते हैं। इतना कहकर वह अलविदा कहता है। उनका कहना है कि उन्होंने शायद गलत व्यक्ति को दोषी ठहराया है और वे उस पोस्ट को दोबारा देखना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक लड़की ने टिप्पणी की है कि अगर वह कूड़ा है तो वह खुद को कूड़ेदान में फेंक रही है। सभी लड़कियां आपस में बांट रही हैं और नायक भाग रहा है। कई लड़कियां उसकी प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि जब उन्होंने उसे देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राष्ट्रपति इसलिए प्रभावित है क्योंकि केवल महिलाएं ही उनका बचाव कर रही हैं। वह सोचता है कि लोग उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह दूसरों से बहुत अलग दिखता है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह चेन युआन को समझते हैं और वह न्याय दिलाएंगे तथा उनके खिलाफ किसी भी शिकायत या अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह स्कूल फोरम पर चेन युआन से संबंधित अफवाहों के बारे में बात करने के लिए सभी छात्रों को इकट्ठा करता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गहन जांच की है और माना कि नायक ईमानदार है तथा उसके बारे में फैली सभी अफवाहें महज बदनामी है। वह चेन युआन का नाम साफ करने के लिए वहां है। राष्ट्रपति एक नोटिस देते हैं कि नायक हर किसी की मदद करने के लिए तैयार है, यह उल्लेख करते हुए कि चेन युआन ने कई लोगों की रक्षा की है और इन दिनों आनंद नामक मेंटल को छोड़ना नहीं चाहता है। नायक को आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है। वह कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और यदि यह प्रमाण पत्र किसी की सुरक्षा के लिए है तो उसे यह प्रमाण पत्र क्यों मिल रहा है। लिंग को आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है। वह राष्ट्रपति को कोसता है क्योंकि नायक की प्रतिष्ठा नष्ट हो जानी चाहिए थी। वह कहता है कि उसे चेन युआन की जगह पर होना चाहिए। वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नायक की कुछ तारीफ कर रही है और उसकी प्रशंसा में इजाफा हो जाता है और 10 मीटिंग खत्म हो गई और सब लोग जाने लगे। वह पूछती है कि क्या वह पागल हो गया है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह नायक से इतनी ईर्ष्या क्यों कर रहा है। वह कहती है कि वह अपने सहपाठी की सच्ची प्रशंसा करती है। इतने सारे लोगों की मदद करने के बाद भी चेन युआन को प्रसिद्धि या धन की परवाह नहीं है। वह लियांग के खिलाफ रेस जीतने और फिर भी ट्रैक टीम में शामिल नहीं होना चाहने का मुद्दा उठाती है और कहती है कि यह कार्य अविश्वसनीय लोगों की निशानी है। वह उसकी कलाई को जोर से पकड़ता है। वह उसे चुप रहने और जाने देने के लिए कहती है कि वह उसे चोट पहुंचा रहा है। हारने वाला उसके करीब पहुंच जाता है। चेन युआन बेकार है। लियांग ने टेस्ट होने का बखान करना शुरू कर दिया। वह कहती है कि वह एक अच्छे परामर्शदाता है और उनसे कहीं अधिक अच्छे हैं। लेकिन उनके ठीक बगल में नायक गंजे आदमी को उसे लेने के लिए बुलाता है और कहता है कि वह महंगी कार में नहीं जाना चाहता है और वह विनम्र रहना चाहता है। यह सिर्फ चित्रित सिर है जो नई कारों में से एक में आया था। गंजा आदमी माफी मांगते हुए कहता है कि वह समय पर पहुंच गया था इसलिए वह उस कार में आया। नायक क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि वह अधिक ध्यान दे क्योंकि उसने कहा था कि महंगी कार में मत आना। लड़का कहता है कि उसे संदेश समझ आ गया है। दोनों देखते हैं और इसके साथ ही नायक चला जाता है। लियांग की गर्लफ्रेंड का कहना है कि वह इस स्थिति से थक चुकी है और उससे संबंध तोड़ना चाहती है। वह कहती है कि यह असंभव है लेकिन अंत में वह जमीन पर हताश हो जाता है। चेन युआन ने गंजे आदमी को कुछ पैसे ट्रांसफर किए। आदमी ने उसे धन्यवाद दिया। नायक कहता है कि जब सब कुछ सुलझ जाएगा तो वह स्कूल वापस लौट आएगा। गंजा आदमी उसे कार में बिठाने की पेशकश करता है लेकिन चेन युआन कहता है कि यह अनावश्यक है क्योंकि कार बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती है। वह व्यक्ति कहता है ठीक है और नायक से सावधान रहने को कहता है। शहर में घूमते हुए नायक कहता है कि प्राथमिकता राष्ट्रपति झाओ है। सिस्टम को पूरा करने और 25 विशेषता अंक प्राप्त करने के लिए बस थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है। वह कहता है कि उसे उसके लिए कुछ खरीदना है और सोचता है कि क्या उस मोटे आदमी के पास फिर से बेचने के लिए कुछ है। समूह चैट को देखकर हर कोई टिप्पणी करता है कि थोड़ी सी बातचीत के बाद भी नायक ने घर खरीद लिया। एक आदमी का कहना है कि चेन युआन के पास बहुत सारा पैसा है। नायक उन्हें निश्चिंत रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसने इसे सिर्फ अपने एक मित्र की मदद करने के लिए खरीदा है। जब नायक सामने आता है तो लड़के चौंक जाते हैं। समूह में हर कोई उससे प्यार करता है। कार की फोटो के साथ एक व्यक्ति पूछता है कि क्या वह लग्जरी कार नहीं खरीदना चाहता
और कहता है कि वह कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो ऐसी कारें बेचते हैं। तभी एक आदमी उसे फोन करता है और कहता है कि झांग परिवार का आयातित कारों का एक छोटा सा व्यवसाय है और नायक से मिलकर खुशी हुई। नायक कार्ड को देखता है और देखता है कि उस पर झांग ग्रुप लिखा है। चेन युआन कल्पना करता है कि उसके परिवार का एक विशाल उद्योग है और वह दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का होगा। उन्होंने झांग से कहा कि उनकी उम्र में इतने बड़े कार व्यवसाय का प्रबंधन करना प्रभावशाली है। वह व्यक्ति कहता है कि उसने सोचा था कि नायक बूढ़ा है क्योंकि उसने वह घर खरीदा था। वे बातचीत करते हैं और दूर से दो लड़कियां आश्चर्य करती हैं कि क्या चेन युआन सोच रहा है कि वह किसी अमीर परिवार का बेटा होगा, क्योंकि मैनेजर झांग ने उसका स्वागत किया था, लेकिन वे उसे यह सोचकर खारिज कर देती हैं कि उनके पास उसके साथ कोई मौका नहीं है। प्रबंधक डींगे नहीं मारना चाहता, लेकिन कहता है कि उसके स्टोर में शहर में लग्जरी कारों का सबसे बड़ा संग्रह है और नायक जो भी कार चाहे मांग सकता है। नायक प्रसिद्ध कार के बारे में सोचता है और कहता है कि वह बुगाटी चिरोन चाहता है। वह आदमी सोचता है कि चेन युआन मजाक कर रहा होगा क्योंकि वहां बहुत कम इकाइयां हैं। नायक कहता है कि उसके पास यह नहीं है और झांग शर्मिंदा महसूस करता है। चेन युआन ने पूछा कि क्या उनके पास लेम्बोर्गिनी वेनेनो है। झांग जवाब देता है कि उनके पास नहीं है। नायक पूछता है कि क्या उनके पास पगानी हुआयरा है। झांग ने जवाब दिया कि उनके पास वह भी नहीं है। विक्रेता पसीने से तरबतर होकर कह रहा है कि चेन युआन इस जगह पर कमरा ले रहा है। प्रबंधक बताते हैं कि उनके पास बिक्री के लिए 2 से 8 मिलियन तक की गाड़ियां हैं। नायक निराश है और कहता है कि उसे झांग से और अधिक की उम्मीद थी, जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास लग्जरी कारें हैं। झांग को लगता है कि नायक मजाक कर रहा होगा क्योंकि उसने उसी कीमत पर एक घर खरीदा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसी कीमत की एक कार चाहता है। मैनेजर का कहना है कि उनके पास वह कार नहीं है जो वह चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक फेरारी ला फेरारी है जिस पर उन्हें एक नजर डालनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यह फेरारी की सबसे दुर्लभ कारों में से एक है, जिसमें 800 हॉर्स पावर वाला V12 इंजन, दोहरी ट्रांसमिशन है तथा यह 3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है तथा इसकी लागत मात्र $22 मिलियन है। वह कार के बारे में नायक की राय पूछता है। केन युआन का कहना है कि फेरारी को बहुत महंगा नहीं माना जाता है, लेकिन सस्ता भी नहीं है और यह राष्ट्रपति झाओ के लिए एकदम सही उपहार हो सकता है। नायक कहता है कि यदि कीमत $20 मिलियन से अधिक है तो सौदा हो जाएगा। केन युआन ने झांग के प्रयास की सराहना की और कहा कि वह तुरंत कार स्वाइप करना चाहते हैं। वह पूछता है कि क्या कार को रिवरसाइड विला समुदाय संख्या 1 तक पहुंचाया जा सकता है। वह आदमी घबराहट में पसीना बहा रहा है, कहता है कि वह इसका इंतजाम कर सकता है। केन युआन को लियू वेंजी का फोन आता है जो उसके कान में चिल्ला रहा है। अगले अध्याय में नायक के दोस्तों में से एक कहता है कि उसके जन्मदिन पर उसकी प्रेमिका झाओ जिया ने कहा कि वह एक दोस्त के साथ अपने नाखून बनवा रही है, लेकिन उसे संदेह हुआ क्योंकि वह लंबे समय से बाहर थी। बारिश शुरू हो गई और उसे पता था कि उसने छाता नहीं लिया है, इसलिए एक शिष्टाचारपूर्ण कार्य करते हुए वह उसे छाता देने गया। लेकिन उस पल उसने जो देखा वो किसी का भी दिल तोड़ सकता था। उसने देखा कि वो बारिश में उसके साथ धोखा कर रही है। वह मुख्य नायिका से कहता है कि उसका दिल दुखना बंद नहीं होगा क्योंकि उनका 3 साल का रिश्ता था और वह उसके माता पिता से मिलने के लिए पहले से ही शादी की योजना बना रहा था। केन युआन का कहना है कि यह ठीक है और उन्होंने 8 बोतलें पी ली हैं, इसलिए ब्रेक लेना बेहतर है। लेकिन दिल टूटा हुआ लड़का जानना चाहता है कि उसे वापस कैसे जीता जाए। नायक कहता है कि उसे अपना दिमाग सीधा रखना चाहिए, गलती उसकी नहीं बल्कि उसकी थी, और वह ऊंची आवाज में उससे कहता है कि वह चाटुकार बन रहा है। दुखी आदमी फर्श पर गिर जाता है और मुख्य नायिका से पूछता है कि क्या यह स्वीकार करना कठिन नहीं है, और वह यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने उसे धोखा दिया है। नायक अब क्रोधित होकर कहता है कि उसे सबक सीखने की जरूरत है और अपना फोन पकड़ लेता है। उसका दोस्त पूछता है कि वह किसे बुला रहा है और उसकी योजना क्या है। केन युआन उसे शांत रहने और उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है कि अब से वह सब कुछ संभाल लेगा और वह सुनिश्चित करेगा कि उसकी पूर्व प्रेमिका उसके सामने घुटने टेके और माफी मांगे। नायक डीलरशिप को फोन करता है। डीलरशिप वाला तुरंत जवाब देता है। केन युआन का कहना है कि वह कुछ कारें उधार लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत महंगी नहीं, केवल 20 मिलियन से अधिक मूल्य की कारें ही हैं, और उनका कहना है कि उन्हें कल इन कारों को चलाने के लिए कुछ विश्वसनीय मित्रों की आवश्यकता है। डीलरशिप वाले ने कहा कि कोई समस्या नहीं है और वह कल तक सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। नायक का दोस्त अभी भी उलझन में है। केन युआन ने एक्सू लियू को फोन किया। उसका दोस्त देखता है कि सिर्फ एक फोन करने पर वह एक सुंदर लड़की को ले आया है और पूछता है कि चेन युआन जो लड़कियों के जूते चाटती थी वह कहाँ चली गई है और अब ऐसा क्यों लगता है कि वह उसके जूते चाट रही है। हे एक्सू लियू, यह मेरा भाई वेंजी है, नायक ने कहा। अपने दोस्त का परिचय कराता है। वह उलझन में है, सोचती है कि नायक ने उसे सिर्फ एक दोस्त का परिचय कराने के लिए बुलाया है। लेकिन वह थोड़ा और सोचती है और एक विचार बनाती है कि शायद वह उसे अपने करीबी दोस्तों से मिलवाना चाहता है। लेकिन नायक तुरंत जवाब देता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और उसे बस एक छोटी सी शरारत करने में उसकी मदद चाहिए।
अगले दिन नायक का दोस्त गैंगस्टर जैसा दिखता है। जू लिरल उसकी बाह पकड़ती है और कहती है कि उसने उसे डरा दिया है, उसने जो कार उसके लिए खरीदी थी वह लगभग किसी से टकरा गई थी। नायक का दोस्त घबराया हुआ है और कुछ बार हकलाते हुए कहता है कि यदि उसने उसे मारा होता तो कोई समस्या नहीं होती क्योंकि वे दूसरा खरीद सकते थे। चेन युआन के दोस्त की पूर्व प्रेमिका को आश्चर्य होता है कि वह कैसे एक दूसरी पीढ़ी के अमीर लड़के की तरह दिखने लगा। वह पूछती है कि क्या वेंजी वहां सिर्फ दिखावा करने आया था। उन्होंने बताया कि वहां कोई व्यक्ति घबराकर भौंक रहा था और हकला रहा था। पूर्व गुस्से में वह पूछती है कि वह क्या कर रहा है और पूछती है कि क्या वह नहीं जानता कि वह उसके परिवार को जानती है। वह अपनी गलती मानती है लेकिन कहती है कि वह बेशर्मी कर रहा है, इस तरह से व्यवहार कर रहा है। कार में बैठे दूसरे दोस्त ने बताया कि महिला को सब समझ आ गया था। नायक ने कहा, भाई मंच पर आने वाले हैं और शो शुरू होने वाला है। कई लोग फेरेस में आते हैं। एक सफेद बालों वाला लड़का बाहर आता है और वेंजी से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है और क्या वह उसे पहचानता है। वेंजी की धोखेबाज पूर्व प्रेमिका के नए प्रेमी से बात करने के लिए संपर्क करना। छोटी बच्ची, उसने कहा कि उसका नाम मकाई है ना, उसके परिवार के पास एक खदान है। हाँ, यह लड़का हमेशा झूठ बोलता है, दिखावा करता है कि उसके पास लड़कियों को प्रभावित करने के लिए कुछ है और तुम क्या सोचते हो। वह दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का है, वास्तविकता से जाग जाओ यार, सफेद बालों वाला आदमी बोला। वेंजी की पूर्व प्रेमिका के साथ धोखा करते हुए पकड़ा गया व्यक्ति सफेद बालों वाले व्यक्ति से उसे जाने देने के लिए कहता है। सफेद बालों वाला लड़का कहता है कि इन लोगों की रणनीति कभी नहीं बदलती और वे केवल मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाने में कामयाब होते हैं, और आगे कहता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका वेंजी पहले ही खो चुकी है। अब धोखा खाने से क्रोधित लड़की उस लड़के के पीछे पड़ जाती है जिसके साथ उसने वेंजी को धोखा दिया था। वेंजी बस देखती रहती है और सभी को वहां से चले जाने को कहती है। लेकिन उसकी पूर्व पत्नी उसके पैरों से लिपट जाती है और उससे विनती करती है कि वह उसे छोड़कर न जाए, और कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसे केवल विलासिता पसंद है, बल्कि वह गरीबी से डरती है और एक और मौका मांग रही है। वेंजी उससे कहता है कि वह उसे उस नाम से न बुलाए तथा यह आखिरी बार है जब वे एक दूसरे को देखेंगे, तथा उससे कहता है कि वह उससे फिर कभी संपर्क न करे। वह आदमी चारों ओर देखता है और देखता है कि सभी लोग बातें कर रहे हैं। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन नायक की छाती से टकरा जाता है। केन युएन पूछता है कि क्या वह भागना चाहता है, लेकिन केवल तभी जब उसे 100 थप्पड़ पड़े। बार में फिर मेराज चला रहे सभी लोग अंततः प्रसिद्ध मिस्टर युएन से मिलने का जश्न मनाते हैं। नायक कहता है कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है और वह सभी को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। लोगों ने लूज सिगरेट को बताया कि सब ठीक है क्योंकि वह शेफ झांग का मित्र है और उसे उनके साथ औपचारिक व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। सफेद बालों वाला आदमी पूछता है कि क्या वह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म न्यूज वाला आदमी नहीं है और कहता है कि उसका एक अनुरोध है। नायक पूछता है कि यह उपकार क्या है। लोग एक दूसरे को घूर रहे हैं। सफेद बालों वाला व्यक्ति कहता है कि उसका एक पसंदीदा स्ट्रीमर है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, और वह पूछता है कि क्या चेन युएन उसकी थोड़ी मदद कर सकता है। वे सोच रहे थे कि वे लोग यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नायक के पास कितना पैसा है। डीलरशिप वाला लड़का नायक को चिंता न करने को कहता है कि यह सिर्फ एक मजाक था, और सफेद बालों वाले लड़के की ओर देखते हुए कहता है कि अगर वह किसी लड़की को पटाना चाहता है तो उसे खुद ही यह काम संभाल लेना चाहिए। लूज सिगरेट ने अपना गिलास मेज पर पटक दिया। लोगों को लगा कि उसे मजाक पसंद नहीं आया। नायक का कहना है कि यह मजाक उसके लिए बहुत हल्का था क्योंकि यह सिर्फ उपहार भेजने के बारे में था। वह कहता है कि वह बाथरूम चला जाएगा और अपना फोन मेज पर छोड़ देगा ताकि वह व्यक्ति जितना चाहे उतना खर्च कर सके। वह व्यक्ति फोन ले लेता है और इस बात से नाराज होता है कि उसे इसका खुलेआम इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा रही है तथा वह एक अजनबी पर भरोसा करके अपना पैसा खर्च कर रहा है। केन युएन ने उसे धन्यवाद दिया, यह जानते हुए कि खाते में सभी पेयों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन यह भी जानता है कि वह व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उपहार भेज सकता है। नायक शौच के लिए जाता है। वह आदमी एक लड़की के सामने ड्रैगन की कल्पना करते हुए इधर उधर देखता है और बुदबुदाता है, अच्छा बच्चा है। बाथरूम से बाहर आते हुए चेन युएन ने देखा कि सभी लोग इकट्ठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, हे भगवान। 1004, 1006, अरे यार, मेज के चारों ओर बैठे सभी लोग कहते हैं। नायक मेज पर आता है और पूछता है कि वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सफेद बालों वाला लड़का घबरा जाता है और फोन लौटा देता है। नायक उसे कमजोर कहता है क्योंकि उसने बाथरूम में रहते हुए केवल 20 मिलियन खर्च किए थे। लोग यह सोचकर पागल हो जाते हैं कि क्या उसके पास बैंक से भी ज्यादा पैसा है। नायक इस बात से नाराज है कि उसने केवल 13 मिलियन ही खर्च किए और कहता है कि 20 मिलियन भी ज्यादा नहीं है, वह 60 मिलियन खर्च करेगा। लड़का उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, वह इतने पैसे में सहज नहीं रहेगी। डीलरशिप वाला आदमी आता है और सफेद बालों वाले आदमी से कहता है कि वह जीत नहीं सकता और चीफ युएन के लिए टोस्ट का प्रस्ताव रखता है। आदमी टोस्ट शुरू करता है। माननीय चीफ युएन,
अब से मैं आपके नेतृत्व का अनुसरण करूंगा। देखने वालों को आश्चर्य हो रहा है कि घेरे के बीच में खड़ा यह आदमी कौन है। वे कहते हैं कि सफेद बालों वाला यह आदमी काफी अमीर है, लेकिन लगता है कि वह मुख्य पात्र के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। चेन युएन का फोन बजता है, वह एक नजर देखता है, समूह को अलविदा कहता है। नीले बालों वाला लड़का नायक की योजना को समझ जाता है और कहता है कि वह भाग रहा है क्योंकि वह बिल का भुगतान नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरा लड़का उसे पागल कहता है और पूछता है कि क्या उसने उनके सामने खर्च हुए पैसे नहीं देखे, और वह लड़का बस सहमत हो जाता है। यह संदेश उस नन्हे सपने देखने वाले की ओर से था जिसमें उसने कहा था कि वह शहर में है और उससे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। नायक कहता है कि वह कल मुक्त है और उसे कुछ चुंबन भेजता है। चेन युएन घूरता है और कहता है कि लंबे समय के बाद उसे अपनी दयालुता का फल मिलेगा। वहां पहुंचकर वह सोचती है कि यह सिर्फ एक डेट होगी और उसके आकर्षण के कारण उसे कोई समस्या नहीं होगी। अगला अध्याय एक बड़े संदेश के साथ शुरू होता है। यह पत्र चू टोंग का है जिसमें वह कह रहा है कि वे फिर से शुरुआत कर सकते हैं और उसने कल्पना की थी कि वे दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं, सभी व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन जब वह जागी तो उसने पाया कि वह अकेली है और उसने उससे क्षमा मांगी। नायक वहां गया, उसने उस छोटी लड़की के साथ डेट करने के कारण उसका संपर्क ब्लॉक कर दिया और उसे हटा दिया। लड़की पूछती है कि वह क्या कर रहा था, लेकिन चेन युएन कहता है कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी और पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उसे याद है कि बॉस ने उसे डांटते हुए कहा था कि वह उसके सभी प्रशंसकों से अधिक खर्च करता है और भले ही उसे उसे नंगा करके सुलाना पड़े, लेकिन उसे उसे पकड़ना ही होगा। छोटी सी लड़की सोचती है कि उसके सुंदर चेहरे के बावजूद भी वह उसके प्रति उदासीन है और वह इस बात से निराश है कि वह उसे जीत नहीं पा रही है। वह अपने आकर्षण से उसे रिझाने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि वह इतनी कम उम्र में इतना अमीर कैसे बन गया। हालांकि सिस्टम यह संदेश भेजता है कि उसकी अनुकूलता बहुत अधिक है और वह कनेक्ट करने में असमर्थ है। नायक को एहसास होता है कि पहले उसे उसकी अनुकूलता कम करनी होगी और वह सोचता है कि क्या किया जाए। वह संबंध बनाने के लिए उसकी अनुकूलता को कम करने के लिए घृणित कार्य करना शुरू कर देता है, जैसे कि मेज पर अपने पैर रखना। वह उसे बताता है कि वह बस एक बेरोजगार आदमी है जिसे किस्मत का साथ मिला है। वह इस बात से नाराज है कि वह उसके लिए काम नहीं करता, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए पैसा है। नायक कहता है कि वह केवल अपने पिता के पैसे का उपयोग करता है और वे दिवालिया हो रहे हैं तथा बैंकों को लाखों का कर्ज चुकाना है। उनका कहना है कि उन्होंने यह मुलाकात यह देखने के लिए आयोजित की थी कि क्या वह उसे दिया गया पैसा वापस पा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक पैसा खर्च कर दिया था। जब वह नाक खुजलाने के बाद अपने हाथ नहीं धोता तो उसे घृणा होती है, लेकिन कम से कम नायक की योजना काम कर रही है क्योंकि वह 20 अनुकूलता अंक खो देता है। वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूछती है कि अगर वह गरीब है तो उसने उसे बाहर क्यों बुलाया, और कहती है कि उपहार वापस मांगना यह दर्शाता है कि वह एक इज्जतदार व्यक्ति नहीं है। 20 हारे, 20 हारे, 20 हारे। वह कहती है कि वह पागल ही रही होगी जो ऐसे हारे हुए आदमी के साथ बाहर जाने के लिए राजी हो गई। छोटी लड़की किसी को फोन करके कहती है कि वह नायक से मिल चुकी है और वह उसे परेशान करता रहता है। उसे लगता है कि वह कोई पीछा करने वाला व्यक्ति हो सकता है। नायक ऐसी बेईमान महिला को देखकर निराश हो जाता है तथा उसे इतनी जल्दी अपना व्यवहार बदलने के लिए बेशर्म कहता है। एक आदमी दरवाजे से घुसता है और पूछता है कि उसकी महिला को कौन परेशान कर रहा है। वह उसके पास दौड़ी और बोली कि वह चेन युआन नामक विकृत व्यक्ति से बहुत डर गई है। वह लड़का उसकी ओर ध्यान नहीं देता और उसके पास आता है। भाई युआन, आप भी यहाँ हैं, एक शोपी नायक ने कहा। वह व्यक्ति चेन युआन से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ और कहा कि उसे जानना उसके लिए सम्मान की बात है। वह उलझन में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर युआन उसके प्रति इतने विनम्र क्यों हैं। वह व्यक्ति दूसरी पीढ़ी के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है तथा क्षेत्र में कई उद्योगों का मालिक है। वह मेज पर जोर से पटक देता है और उसे बेवकूफ कहता है। उन्होंने कहा कि वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक को परेशान कर रही है और उसे गरीब कह रही है। वह सोचती है कि नायक ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह सोचती है कि वह उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है और उसे एहसास हो गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। छोटी सी लड़की जानती है कि उसे उसे वापस जीतना है और वह उससे क्षमा मांगना शुरू कर देती है, क्षमा की भीख मांगती है। इसके साथ ही सिस्टम उसके साथ जुड़ जाता है। नायक उसे देखता है और कहता है कि यह ठीक है, वह तो एक युवा अनुभवहीन लड़की है। वह कहती है कि वह समझती है और वह सचमुच उसका पसंदीदा है। +10 +10 10 +10 +10 अनुकूलता अंक। चेन युआन को आश्चर्य होता है कि क्या इसी तरह लोग दूसरों को बहकाकर अपनी जीविका चलाते हैं। यह सोचकर कि जब तक उन्हें पैसा मिलता रहेगा अनुकूलता बढ़ती रहेगी। वह कहता है कि वह उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। डेट पर मौजूद लड़का मेज पर जोर से मारता है और कहता है कि उसने उसकी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए उस पर बहुत पैसा खर्च किया है और वह उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह व्यक्ति नायक को एक सम्मान समारोह में आमंत्रित करता है। नायक कहता है
कि वह बिना किसी समस्या के जा सकता है और वह ऐसा दोस्ती के सम्मान के लिए कर रहा है। चेन युआन कार में बैठ जाता है। छोटी सी लड़की कहती है कि वह भी जाना चाहती है। कार में वह उसे गले लगाती है और पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है और कहती है कि वह वास्तव में समझती है कि वह गलत थी। नायक अपना फोन निकालता है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोलता है। वह कहता है कि सब ठीक है और वह बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। चेन युआन ने एक अच्छे व्यवहार वाली लड़की का लाइव स्ट्रीम शुरू किया और दर्शकों से उसका अनुसरण करने के लिए कहा। जब वह दान कर रहा था तो छोटा सा स्ट्रीमर आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। नदी में बहती लड़की उपहारों के साथ पागल हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे जो धनराशि मिली थी उससे वह घबरा गई। छोटा सा दर्शक इस बात से प्रभावित है कि नायक कितनी जल्दी अपना पैसा खर्च कर देता है। वह कहती है कि सारा पैसा उसके लिए होना चाहिए और वह मजाक कर रहा है। +30 अनुकूलता अंक। लड़की कहती है कि वह चाहती है कि उसकी उंगलियां स्क्रीन पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर टैप कर रही हों और उसे 30 और अनुकूलता अंक प्राप्त हो जाते हैं। वह देखता है। वह व्यक्ति इस बात से प्रभावित है कि उसने 2 का अनुमान लगा लिया है तथा कहता है कि वह तीसरे का अनुमान नहीं लगा पाएगा। केन युएन ने राष्ट्रपति को अपना वाद्य बजाते हुए देखा और उस व्यक्ति ने कहा कि यह तीसरा बिंदु है। शेप की बेटी झाओ युकी। वह खड़ी हो जाती है और वे एक दूसरे को भ्रमित दृष्टि से देखते हैं। वह नायक की बांह पर छोटे से झंडे को चिपके हुए देखती है और वह 5 अनुकूलता अंक खो देता है क्योंकि वह दुखी और आंसू भरी आंखों से अपना वाद्य यंत्र तोड़ देती है। नायक उसे भागते हुए देखता है, शिकायत करते हुए कि वह जवाबी हमले के बहुत करीब था और सोचता है कि क्या वह स्थिति का लाभ उठाकर एक ही बार में सब कुछ ठीक कर सकता है। वह उसे दीवार पर फेंक देता है और वह कहती है कि वह उसकी भावनाओं के साथ खेलने वाला बहुत बड़ा मूर्ख है। चेन युएन का कहना है कि वह यह मौका नहीं गंवा सकता क्योंकि अगर वह उसे जाने देता है तो उसे नहीं पता कि बाद में वह इसे कैसे ठीक करेगा। और फिर वह जोखिम उठाते हुए पूछता है कि क्या उसने कोई विशेष फिल्म देखी है। वह पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, कहती है कि वह उससे थक चुकी है और अब वह फिल्मों के बारे में पूछ रहा है। लेकिन चेन युएन सिगरेट जलाती है और कहती है कि वह एक उद्योगपति का बेटा है और पूछती है कि क्या वह जानती है कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण है और वह सोच रही होगी कि वह इतना साधारण जीवन क्यों जीता है। उनका कहना है कि उनके परिवार में एक गुप्त नियम है। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे $50 की संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक महीने में 10 अरब खर्च करने पड़ते हैं। नायक बताता है कि उसका ध्यान इस धन को खर्च करने पर है तथा कहता है कि उसने इसे विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों, दान और पर्यावरण संरक्षण में निवेश किया है और उल्लेख करता है कि यह लड़की एक स्ट्रीमर थी जिसे उसने दान दिया था क्योंकि उसे पैसे खर्च करने की आवश्यकता थी। वह कहता है कि यह स्थिति महज एक छोटी सी गलतफहमी थी और उसने जो कुछ भी उसे बताया वह एक रहस्य है जो केवल वही जानती है, इसलिए वह उससे समझने को कहता है। चेन युएन का कहना है कि यह एक रहस्य है जिसे वह लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रहा था और वह उसे अलविदा कहता है। किकी का कहना है कि वह उसके लिए अधिकाधिक परेशानी खड़ी कर रही है और यह देखना कठिन है कि वह इस संपत्ति को कैसे प्राप्त करेगा। वह चेन युएन को देखती है और उसे गले लगा लेती है। वह कहती है कि उसे अब उसे अलविदा कहना होगा और उसके बारे में ऐसा सोचना उसकी गलती थी। उसे गले लगाते हुए वह सोचती है कि वह सचमुच उसकी परवाह करता है क्योंकि उसने एक पारिवारिक रहस्य उजागर कर दिया है। इसके साथ ही उसे 20 अनुकूलता अंक प्राप्त हो गए। वापस आते समय वह तनावग्रस्त होने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था तथा चेन युएन भी उसका मित्र है और वह उसका बिल चुका देगी। वह व्यक्ति इस बात से प्रभावित है कि 5 मिनट से भी कम समय में वह राष्ट्रपति से सुलह करने में सफल हो गया। हालांकि छोटी सी लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत गुस्से में है, कह रही है कि किकी सोचती है कि वह सब कुछ है लेकिन वह वही है जो चेन युएन को जीतेगी। मेज पर बैठकर वह पूछती है कि राष्ट्रपति के साथ उसका क्या रिश्ता है। लेकिन फिर राष्ट्रपति कहती है कि नायक ने अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया है और उनके लिए अब से उन्हें भाई कहना अच्छा होगा क्योंकि वह शायद उनसे उम्र में छोटे हैं। लड़का कहता है कि राष्ट्रपति बातचीत पर हावी हो रहे हैं, बस उसे घूरते हुए छोटी सी लड़की खुद को रोकती है। चेन युएन उन दोनों से कहता है कि वे रुकें और जल्दी से खाना खा लें क्योंकि उसे भूख लगी है। वे दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। लड़का कहता है कि युएन को किसी चीज की परवाह नहीं है और वह बहुत रहस्यमय है। उनमें से एक शार्क मंच की प्रसिद्ध स्ट्रीमर है जो धन संपत्ति अर्जित करती है तथा दूसरी एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला है जिसकी आकांक्षाएं आसमान से भी ऊंची हैं। उनका कहना है कि नायक के पास अपने भविष्य के लिए दोनों दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ चुनने का विकल्प है। उनका कहना है कि चेन युएन ने महिलाओं को रिझाने की कला में महारत हासिल कर ली है और उसे लड़कियों के लिए सकूबस कहा जा सकता है।
पहले तो वह उसके धन से प्रभावित हुआ, लेकिन अब वह एक आध्यात्मिक आदर्श के रूप में उसका अनुसरण तब तक करेगा जब तक वह मर नहीं जाता। घर पर चेन युएन ने कहा कि रेस्तरां का किराया बहुत महंगा था तथा माफी मांगते हुए उसने किकी को भुगतान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे देखेंगे कि रणनीति कैसी चल रही है तथा चू टोंग और हेक्सुलियल अभी भी उनके चाटुकार हैं तथा उन्होंने देखा कि राष्ट्रपाति की अनुकूलता 91 पर है तथा छोटे स्ट्रीमर की 92 पर। नायक को आक्रामक कदम उठाने का मौका दिखता है। उन्होंने राष्ट्रपाति के पीछे किसी को देखा और पूछा कि क्या यह लियांग की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसके पास 76 अनुकूलता अंक हैं। उन्हें याद है कि जब वह 25 साल के थे तब उन्होंने रेस लगाई थी और उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या आजकल उनका आकर्षण बढ़ गया है। लड़के ने जल्दबाजी में कहा कि एक लड़का एक लड़की से अपने प्यार का इजहार कर रहा है, एक लड़का प्यार करना चाहता है और प्यार पाना चाहता है। नायक कहता है कि आजकल सच्चा प्यार मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। नीचे भीड़ मोमबत्तियों से बने दिल के साथ देख रही है। व्यभिचारी गिटार बजा रहा है और अपने प्यार का इजहार कर रहा है, कह रहा है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है, वह हमेशा गलत था, उसके प्रति अनजान नहीं रहना चाहता था और कभी भी हिंसक नहीं होने का वादा करता है। वह उससे अतीत के बारे में सोचने और उसे एक मौका देने के लिए कहता है। चीन की सबसे वफादार लड़की उसे घूर रही है, आधी उलझन में। नायक आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्रूर महिला फिर से हमला करती है। वह गुलाब के गुलदस्ते को थप्पड़ मारती है और भाग जाती है। लियांग कहती रहती है कि उसे भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका सच्चा प्यार वही है। वह वहां पहुंचती है और पूछती है कि क्या उसका नाम चेन युआन है और कहती है कि आखिरकार उसे वह मिल ही गया तथा वह उससे उसे भी जोड़ने का अनुरोध करती है। लड़के यह सोचकर पागल हो जाते हैं कि वह किसी दूसरे लड़के के पास क्यों जा रही है। लियांग का कहना है कि उसने उन्हें निराश किया। नायक ने उससे अपनी स्थिति के बारे में जो बात की वह समझ से परे थी। लियांग पूछता है कि क्या वह ताबूत का ढक्कन तुरंत बंद नहीं करना चाहता। चेन युआन का कहना है कि वह हमेशा से ही उसके अच्छे लुक्स और एथलेटिक प्रतिभा से ईर्ष्या करता रहा है और उसने हमेशा लड़कियों का दिल जीत लिया है, लेकिन अब जब वह हार गया है तो वह घबरा रहा है। उनका कहना है कि जीत की चाहत में डूबे मन ने उन्हें अपनी प्रेमिका की भावनाओं को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। वह वही है जिसने उसे धीरे धीरे दूर धकेला और अब वह पीड़ित बनकर जमीन पर पड़ा है। लड़का मानता है कि वह सही है और फिर यह उसकी गलती है। कई लड़कियां यह सब देख रही हैं और सोच रही हैं कि क्या हो रहा है। उनका कहना है कि यदि वह आक्रामक था तो वह सम्मान का हकदार नहीं है और यदि उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है तो इसमें कोई समाधान नहीं है। लड़की नायक को घूरती है और कहती है कि वह उसे समझता है, इसके साथ ही उसकी अनुकूलता 91 तक पहुंच जाती है। हालांकि चेन युआन ने कुछ नहीं किया। उसने पैसे नहीं दिए, बस लड़की को कुछ बार देखा और वह लड़की उससे प्यार करने लगी। राष्ट्रपाति की मित्र कहती है कि उसे किकी से बात करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि उसे पता चल सके कि वह अकेली नहीं है जो नायक से बात कर रही है। वह हताश होकर दरवाजा खोलती है, पूछती है कि क्या उसे कोई समस्या है और कहती है कि चेन युआन उसे धोखा दे रहा है और इसके कारण उसे सब कुछ बंद कर देना चाहिए।